नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट फ्रॉम सनातन संस्थान। हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल एजे रैना, एसएम। आज हम बात करेंगे 19 फरवरी 2019 14 फरवरी को जो घटना घटी थी, जहां पर हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान ने वीर गति प्राप्त की थी। उसके 5 साल हो चुके हैं, तो उसे हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। तो उसी दिन के बारे में, उस दिन को क्या हुआ था और क्या क्या घटनाएं घटी थी, तो उसको हम लोग रिकलेक्ट करेंगे। तो नमस्ते एजे रैना। नमस्कार आपको, नमस्कार सभी दर्शकों। अ, जी, आज 6th एनिवर्सरी है, तो हाँ, आप सवाल पूछ सकते हैं। और शुड आई जस्ट टेल यू क्या हुआ उस दिन? जैसे आप, चलो हाँ। आपने पूछा ही, ऐसे आई टेक इट एज अ क्वेश्चन। ओके, तो क्या है कि सभी जानते होंगे कि जो श्रीनगर, दो बड़े शहर हैं जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, और दोनों के बीच में एक हाईवे है जो अभी 4 लेन हो रहा है। अभी उसका काम चल रहा है, ऑलमोस्ट 80% काम हो चुका है, 90% हो चुका है। सो पहले 300 किलोमीटर होता था, अभी 240 कुछ हो गया बिकॉज ऑफ जो नई अलाइनमेंट बनी है। और 2019 में कोई रेलवे लिंक नहीं था, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। और आप देखेंगे कि जो जनवरी फरवरी का मौसम होता है, इस टाइम ना वेदर बड़ा अनप्रडिक्टेबल होता है कश्मीर में, बिकॉज बर्फबारी का होता है। और आजकल जैसे हम सबको पता है कि मौसम शिफ्ट हो रहा है। जो दिसंबर में बर्फ गिरती थी, अभी जनवरी में गिरती है, फरवरी में गिरती है। तो जब ऐसा मौसम हो तो आपका एयर कनेक्टिविटी में भी बहुत असर पड़ता है। तो उस दिन एक मेजर मूवमेंट थी सीआरपीएफ के कॉन्वे की। अच्छा, ये कॉन्वे जो है रोज चलती हैं, एक श्रीनगर से जम्मू आती है और जम्मू से श्रीनगर आती है। बीच में कभी कभी वीकली, मंथली सरप्राइज मेंटेन करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए ऑफ डेज होते हैं, लेकिन अदरवाइज यू कैन से कि हफ्ते में 6 दिन तो चलती चलती हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं थी, इट वॉज नॉट समथिंग की बड़ी कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी हुई। और क्योंकि आप इतना लंबा सफर करते हो जिसमें लास्ट वाला जो 110 112 किलोमीटर काफी सेंसिटिव है, जबकि आप कश्मीर वैली में एंटर करते हो। उससे पहले क्या है ना, जम्मू और कश्मीर के बीच में पीर पंजाल रेंज है। जम्मू और श्रीनगर, जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस के बीच में पीर पंजाल रेंज का पहाड़ खड़ा है। तो उसके साउथ में जम्मू है। तो ये जो ऑलमोस्ट 250 300 किलोमीटर का जो हाईवे है, इसका मेजर पार्ट 1/3 से 2/3 से ज्यादा पीर पंजाल के जम्मू की तरफ है। तो वहां बीच में डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो कंपैरेटिवली सेफ है, अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। जब आप पीर पंजाल को क्रॉस करते हो टनल के उस तरफ, तो वहां एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव इलाका स्टार्ट होता है। और अब क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर आप जब कॉन्वे लेके चलते हो जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू, तो वो उसकी स्पीड आप नॉर्मल प्राइवेट कार की तरह नहीं हो सकती। जब भी कॉन्वे चलती है तो जो स्लोएस्ट मूविंग व्हीकल होता है ना, उसी की स्पीड पे चलती है, नहीं तो वो छूट जाएगा पीछे। तो आप ये मान के चलिए 40-45 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ियां चलती हैं। तो जब ऐसा होता है, तो जब जम्मू से निकलेंगे आप सुबह, तो आपका श्रीनगर पहुंचने का टाइम एक ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। आप वही 4 5 6 बजे के आसपास पहुंचते हो। और सेम है जब वो वहां से चलते हो, तो उसको सरप्राइज मेंटेन करने के लिए, रूटीन तोड़ने के लिए, ताकि कोई आपको हिट ना कर पाए, तो फोर्सेस क्या करती हैं, ये टाइम को आगे पीछे करती हैं। कई बार क्या होता है कि कॉन्वॉय जम्मू से नहीं चलती, जम्मू से चल के रास्ते में रुक जाएगी उधमपुर में। रास्ते में स्टेशन है, रामबन है, बनिहाल है। बट सीआरपीएफ का मेन स्टेशन जम्मू है, और उधमपुर में भी प्रेजेंस है। उससे क्या होता है कि जब आप श्रीनगर पहुंचते हो, तो आपको पहुंचने का टाइम थोड़ा सा वेरी हो जाता है, डे टू डे आगे पीछे करते हैं। वो होता है बेसिकली ओवरऑल एक टाइमिंग को चेंज करने के लिए, कि जो आपका एडवर्सरी है, जो आपका दुश्मन है, जो आपको निशाना बनाना चाहता है, उसको वो एक फिक्स टाइम ना मिले कि 5 बजे आएंगी तो 5 बजे वो तैयारी करे। तो कभी 4 बजे आ जाती है कॉन्वॉय, कभी 6 बजे आती है। उसके अलावा रोड के ऊपर प्रोटेक्शन लगती है। सुबह जब पहली गाड़ी निकलती है कॉन्वॉय से पहले, उससे 2 घंटे पहले ही हमारे ट्रुप्स रोड पे जाके, स्निफर डॉग होता है, माइन डिटेक्टर होता है, वो सब लगा के उस रोड को पूरा सैनिटाइज किया जाता है। और जब मैं कहता हूँ रोड को सैनिटाइज किया जाता है, तो नॉट ओनली रोड, रोड के 300-400 मीटर दोनों तरफ, यहाँ कोई बैठ के छुप के आपके ऊपर रिमोट से कोई आईडी एक्टिवेट कर सकता है, तो उस इलाके को पूरे को सैनिटाइज किया जाता है। बहुत ही थैंकलेस टायरिंग जॉब है, मैंने भी किया हुआ है 2 साल, और इसी इलाके में किया है जहाँ पे हुआ था इंसिडेंट। सेम एरिया हमारे अंडर था। तो जब इतनी सिक्योरिटी है कि आपकी रोड सैनिटाइज्ड है, आपके
पहुँचने का टाइम आगे पीछे किया जा रहा है। तो फिर हमारे जो आईएसआई पाकिस्तान है और जो इस टैग के नीचे था, उन्होंने एक नई तरतीब सोची कि ना तो हम रोड पे आईडी लगाएंगे और ना हमें टाइम का प्रॉब्लम है। जब भी गाड़ियां निकल कश्मीर एंटर करेंगे तो मोबाइल आज सबके पास है, कोई भी आपको फोन कर देगा कि हाँ जी कॉन्वे काजीकुंड जो पहला स्टेशन है कश्मीर में करते कि वहां से निकल रही है। तो आपको पता है काजीकुंड से निकली तो एक डेढ़ डेढ़ पौने 2 घंटे में वो पहुंच जाएगी श्रीनगर। तो उसी हिसाब से जहाँ पे हुआ था, लेतापुरा जगह का नाम है, जो कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आता है। पुलवामा शहर वहां से थोड़ा दूर है, वहां नहीं है जिसको पुलवामा लोग समझते हैं, बट उसका नाम पड़ गया। अदरवाइज लेतापुर के आसपास की कहानी है। और ये इलाका, क्योंकि मैं खुद उस पर पैदल चल चल के 1.5-2 साल हमने वहाँ पे 93, 94, 95 में जबकि टेररिज्म पीक पे था और हर दूसरे दिन आईडी लगी होती थी। हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं था जो आज है। आज जैमर्स हैं, डिटेक्टर्स हैं। उस टाइम तो हम और हमारे कुछ ट्रेन डॉग्स और बाकी अपनी आंखें और बड़ा बेसिक सा माइंड डिटेक्टर होता था, उससे काम चलाते थे। तो उन्होंने फिर ये एक एक्सप्लोजिव भरा, एक लोकल को तैयार किया, क्योंकि काम तो पाकिस्तानियों का था, पाकिस्तान से आया। उसके लिए गाड़ी के खरीदने का खर्चा, जो भी बाकी जो लोगों को एक्सप्लोजिव कैरी करने का, सारा पाकिस्तान से फाइनेंस था। लेकिन वो चाहते थे कि दुनिया को लगे कि ये लोकल जो हैं वो देश के खिलाफ खड़े हैं, भारत के खिलाफ खड़े हैं। तो उन्होंने एक लोकल को माइंड वॉश किए हुए बहुत सारे लोग घूमते हैं। एंड फिर उसने आके उस गाड़ी को एक उसको उसके माइंड को सर्वर्ट करके, और जब बेसिकली सर्वर्शन इनका ये होता है कि ये लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि मर के जन्नत मिलेगी और वहाँ हूरें मिलेंगी और दूध की नदियाँ और शहद के कुएं होंगे। तो उस बहकावे में ये लोग बेवकूफ़ी कर जाते हैं। तो वैसे एक बंदा उठा और उसने आके उल्टी तरफ से गाड़ी के अंदर आके उसने हिट मारा। हिट करने से पहले उसको रोकने की कोशिश की गई थी, बिकॉज जनरली क्या होता है कि, और उसके बाद जैसे मैं आगे बात करेंगे, फिर जब कॉन्वॉय बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्ट्रेस से निकलती है तो फिर सिविल ट्रैफिक को रोक लिया जाता है। ये पहले भी रोक लिया जाता था, लेकिन क्योंकि सिचुएशन ठीक हो गई थी 2019 के टाइम पे, कूल ऑफ हो रहा था, ठीक था। उसके थोड़े दिनों बाद हमारा 370 हटना था, 35 हटना, तो हालात ठीक हो रहे थे, तभी तो वो कुछ हुआ जो बाद में अगस्त में होना पड़ा। लेकिन उससे कुछ महीने पहले उन्होंने उसका फायदा उठाते हुए, क्योंकि फोर्सेस ये सोचती हैं कि सिविलियंस को इनकन्वीनियंस ना हो, कि हम अपने सेफ्टी के चक्कर में कॉन्वे, अगर सिविल मूवमेंट को रोक दो आप, तो किसी को एम्बुलेंस है, किसी को हॉस्पिटल पहुंचना है, किसी को कहीं इवेंट में जाना है, किसी बच्चे के पेपर हैं। तो ये भी हमारी वीकनेस है हमारी सोल्जरिंग की, इंडिया के आर्मी और फोर्सेस की, हम इसका भी ध्यान रखते हैं। इसलिए कॉन्वे पूरा शट डाउन नहीं किया था। अदरवाइज कोई और देश की कोई और सेना होती तो वो तो सीधा कर्फ्यू लगा के कि 2 घंटे का कर्फ्यू है, कोई रोड के आसपास आएगा तो गोली मार देंगे। तो फिर तो बड़ा सिंपल है, पर हम ऐसा करते नहीं है। तो इसी जिसको कह सकते हैं आप बेनोवलेंस के कारण कह लीजिए, या जो थिंकिंग अबाउट अदर्स के चक्कर में, तो उसको एक स्लॉट मिल गया। प्लस और एक ये भी है ना, आप हाईवे जब चल रहा है तो हाईवे से लेफ्ट राइट से काफी सारी सड़कें वहां मिलती हैं, और उन सड़कों को अगर बंद भी, मतलब ट्रैफिक थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड भी हो, तो एक गाड़ी जो सोच के आई है कि मैंने मरना है, मार, तो आप भी समझ सकते हो कि जवान खड़े भी, उन्होंने जवानों ने कोशिश भी की थी रोकने की, इससे पहले कर पाए वो गाड़ी। बस बस में 40 से ज्यादा हमारे सीआरपीएफ के जवान सवार थे, जो जम्मू से अपनी ड्यूटी रीज्वाइन करने आ रहे थे। अभी अभी अपने घरों से लौटे थे, ज्यादातर छुट्टी वाले ही थे, कुछ ड्यूटी वाले भी थे। और फिर वो जब धमाका हुआ तो उसमें बस वाले सारे, फिर आगे पीछे वाले कुछ प्रोटेक्शन के लोग, उसमें सारे वीर गति को प्राप्त हुए। और ये बहुत बड़ा झटका था अपने टाइम। हम सबको याद है वो दिन जब शाम को मोदी साहब जब उतर के और फिर उन्होंने जब उनको श्रद्धांजलि पेश की, बड़े मूविंग मोमेंट्स थे, पूरा देश उस पर अफेक्ट हुआ था। सो इन द नटशेल ये एक पाकिस्तानी प्लॉय था, जिसको लोकल जो ओवरग्राउंड वर्कर्स और लोकल जो टेररिस्ट लीडरशिप कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रही थी, उन्होंने एक मैं ये तो नहीं कहूँगा इग्नोरेंट, बट एक सिरफिरे दिमाग का बंदे को पकड़ के उसको मोटिवेट करके सर्वर्ट करके एक अनआर्म्ड, आप ये भी देखिए जब कॉन्वॉय में बसेस वगैरह में आप बैठते हो तो आप हथियार लेके नहीं बैठते। और ये भी, इसमें भी सोच देखो क्या है, सोच ये है कि अगर हर कॉन्वॉय का हर आदमी, हर जवान बंदूक लेके बैठेगा, तो ये ना हो कि रास्ते में जैसे ये इंसिडेंट हुआ। अब उस कॉन्वॉय में गाड़ियां बहुत सारी थी, कभी कभी कॉन्वॉय में 100, 150, 70, 75 गाड़ियां होती हैं। तो अगर हर बंदे ने किसी पैनिक में फायरिंग खोल दी, पीछे किसी गाड़ी ने 4-5 गाड़ियां पीछे सपोज, तो
हाईवे के आसपास दुकानें हैं, गांव है, वो तो उड़ जाएंगे सारे, उड़ा देंगी फौज, फिर गुस्सा भी होता है उस टाइम। तो देखो ये भी सिविलियंस के बारे में सोच के ऐसा प्रोसीजर बनाया गया कि गाड़ियों के अंदर जो ट्रेवल कर रहे हैं उनके पास हथियार नहीं होते, सिर्फ हर गाड़ी में एक एक दो दो प्रोटेक्शन वाले लोग होते हैं, और कुछ गाड़ियों के बाद, हर 10-12 गाड़ियों के बाद एक प्रॉपर गाड़ी चलती है क्विक रिएक्शन टीम की, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, मोबाइल प्रोटेक्शन देती है। तो ये इंसिडेंट जो आपको एक्सप्लेन किया ऐसे हुआ था। आगे आप पूछ सकते हैं। या ये बिल्कुल, तो आपने मतलब बहुत ही बताया अच्छे तरीके से कि कैसे कॉन्वॉयस चलती है, क्योंकि हम लोग सिविलियंस है तो हमको इतना ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं होता है। तो कैसे फौज ऑपरेट करती है, कैसे वो ख्याल रखती है कि सिविलियंस को तकलीफ ना हो, और फिर भी एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है कि ताकि सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और जो सिविलियंस है उनको भी तकलीफ ना हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये शायद बहुत लोगों को जानना चाहिए जो सिविलियंस हैं, कि बहुत लोग समझते हैं कि फौज एक आर्म्ड विंग है, तो वो शायद अपने आप से काम करती है, वो दे डोंट केयर अबाउट सिविलियंस, बट दैट इज नॉट द केस। सो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू गो टू द एवरी इंडियन जो ये देख रहे हो, देखते हैं कि फौज भारत की है, हमारी फौज है, और वो हमारा केयर करती है, हमारा ख्याल रखती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो मैं एक और सवाल पूछूंगा इसके संदर्भ में कि सीआरपीएफ या अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो हमको पता है कि आर्मी ऑपरेट करती है जेएनके में। तो ये सीआरपीएफ और जो ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, ये जो अर्धसैनिक बल है, इनका क्या मतलब रोल है पीस कीपिंग में टू कीप द सिक्योरिटी? ओके चलो इसमें भी मैं तो एक चीज आपको बता देता हूँ। जो फोर्सेस इस टाइम जेएनके में डिप्लॉयड है किसी भी इलाके में, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहते हैं, यहाँ पे मार्शल लॉ नहीं है, तो एक हमारा लेयर है वर्किंग का। तो सबसे जो बेसिक लेयर है वो लोकल पुलिस है। अगर आप कश्मीर की टेररिज्म को स्टडी करेंगे, और फॉर दैट मैटर किसी भी पंजाब को भी आप स्टडी करें, एक चीज आपको कॉमन लगेगी कि शुरू शुरू के दिनों में टेररिस्ट जो होते हैं वो पुलिस वालों को सबवर्ट करते हैं, लोकल पुलिस को सबवर्ट भी करते हैं, और जो लोग उनके साथ शामिल नहीं होते सबवर्शन के बाद उनको मार भी देते हैं। और पुलिस वाले आप ये भी मानेंगे कि वो लोकल्स होते हैं, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे वहां होते हैं, उनके और उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। तो जब टेररिज्म स्टार्ट हुआ तो उससे पहले सरकार थी ना, एक इलेक्टेड सरकार थी, उस सरकार के काफी मंत्री आज भी जिंदा हैं और फिर कभी पावर में आ जाते हैं बार बार। वो भी अपना प्रेशर डालते थे पुलिस के ऊपर ताकि इनके लिए रास्ता खुले, टेररिस्ट अंदर आ सके, सामान इधर का उधर हो सके। तो पुलिस काफी अवस्था में काम करती है। हम क्रिटिसिज्म जितना मर्जी डालें, आप अगर अपने आप को खुद उसमें डालेंगे कि आपके बच्चे को स्कूल जाना है कल, और ऊपर से पॉलिटिकल लीडरशिप भी आपके एंटी इंडिया काम कर रही हो, तो आप किस लिमिट तक लड़ोगे, है ना। तो 93 94 में तो ये हो गया था कि थाने में हथियार बंद करके कोर्ट में पुलिस डंडे लेके मार्केट पे घूमती थी, बिकॉज उनके हथियार छीन लिए जाते थे एंड उनको पता था कि कोई हथियार उनके पास एंड थे 303, और इधर टेररिस्ट के पास AK। तो ये एक लेयर है, बेसिक लेयर है। और हमें ये समझना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर एस्पेक्ट जो होता है किसी भी टेररिस्ट एक्ट के अंदर, किसी ने अगर टेररिस्ट ने किसी ने गोलियां चलाई, चाहे वो मारा जाए या भाग जाए, उसके खिलाफ जो FIR रजिस्टर्ड होनी है, उसके नाम पे जो कानूनी कार्रवाई होनी है, कल को पकड़ा जाएगा फिर क्या करना है। जब वो लोग जो हथियार लेके नहीं है लेकिन उनके साथ चलते हैं, जो पोस्टर बांट रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं, एंटी नेशनल स्पीचेस कर रहे हैं, उनको बुक करना, ये सारा पुलिस का काम है। तो ये वो एक लेयर है। उसके दूसरी लेयर आती है जिसमें जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं। हम लूजली वर्ड यूज कर देते हैं पैरामिलिट्री फोर्स, CRPF, ITBP, SSB, ये BSF, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है, ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, CAPF के कैटेगरी में आती हैं। तो ये जो दूसरी लेयर है जिसको CAPF कहते हैं। थर्ड लेयर है पैरामिलिट्री फोर्सेस की। पैरामिलिट्री फोर्सेस भारतवर्ष में दो ही हैं, राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल्स। अब क्योंकि हमारे दर्शक सिविलियन हैं, उनको थोड़ा अभी यहाँ उन्होंने अपना प्रीशियस टाइम दिया है, तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जिसकी कमांड जो होती है वो आर्मी ऑफिसर्स के पास होती है। क्योंकि एक यूनिट के अंदर हम सब समझते हैं ऑफिसर्स होते हैं, CO होता है, 2IC होता है, एडजुटेंट, कंपनी कमांडर्स, वो सारे ऑफिसर्स जो हैं, जब मोस्ट ऑफ देम हैव टू बी आर्मी ऑफिसर्स। और जवान जो हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, फौजी भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं। तो ये पैरामिलिट्री फोर्स जो है ना, वो दो ही हैं, राइफल्स एंड राष्ट्रीय राइफल्स।
राष्ट्रीय राइफल्स में तो ऑफिसर जवान सारे ही आर्मी से ही आते हैं प्रॉपर, और असम राइफल्स में ऑफिसर्स, मोस्ट ऑफ ऑफिसर्स गो फ्रॉम ऑन डेपुटेशन, और जो ट्रुप्स हैं असम राइफल्स के लोकल्स, वो असम राइफल अपने इलाकों में ही ऑपरेट करती है। अभी कश्मीर में आई है दोबारा, पहले भी लेट 80s में भी थी। सो ये फर्क है। सीएपीएफ जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, इसलिए आर्मी से अलग होती हैं। तो फाइनेंस, उनकी पे वगैरह होम मिनिस्ट्री के बजट से आती है। और पीएमएफ जो राष्ट्रीय राइफल जो असम राइफल्स हैं, वो उनका बजटिंग होम मिनिस्ट्री से होता है, लेकिन कंट्रोल आर्मी करती है। सो एमओडी, उनके ऑपरेशन कंट्रोल एमओडी का होता है। वेयर सीएपीएफ जो होती है वो लोकल पुलिस के कंजक्शन में काम करती है। तो ये एक डिफरेंस। एंड फिर जो है आर्मी की, तो रेगुलर ट्रुप्स की, जिसमें पीएमएफ और आर्मी दोनों शामिल हैं। तो ये काम करने का तरीका ऐसा होता है कि हार्डकोर ऑपरेशन जो है ना, वो खास करके कंट्री साइड, जहाँ पे गांव हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, ये सारा के सारा इलाका आर्मी और पीएमएफ जैसे राष्ट्रीय राइफल के पास होता है। और जो टाउन्स हैं, जिसमें कभी कभी टेररिज्म के अलावा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। किसी के घर में पानी नहीं आया तो रास्ते में ब्लॉक लगा दिया, किसी को किसी तहसीलदार ने कुछ पैसे खा लिए तो लोग सड़क पे आ गए। उनसे डील करना आर्मी का काम नहीं है। तो ऐसे इलाकों में, सिटीज में, टाउन्स में, ये जो सीएपीएफ ट्रुप्स हैं, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनको डिप्लॉय किया जाता है। और एक और रीजन होता है कि इनके महिला बटालियंस भी हैं। आर्मी में अभी सिर्फ मिलिट्री पुलिस में लेडीज आई हैं, जवान लेवल पे, सोल्जर लेवल पे। अदरवाइज जो आर्मी में लेडीज हैं वो बेसिकली अफसर लेवल पे आती हैं, चाहे वो लीगल वाली हैं, जो मेडिकल हैं, जो इंजीनियर हैं, या बाकी तो पढ़ने एससी इंजीनियर्स में हैं। लेकिन जवान के लेवल पे आर्मी में सिर्फ जो मिलिट्री पुलिस है उसमें आई हैं। तो मिलिट्री पुलिस का भी काम नहीं है जाके सिविल अनरेस्ट को, जो किसी ने धरना दिया हुआ है, तो हमारा वो काम नहीं है। इन पीएफ की महिला बटालियंस भी होती है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए कि इनको लाठीचार्ज करके, क्योंकि ये क्या करते हैं कई बार, जैसे समझ लो जनरल जिया की डेथ हुई, ना लेना ना देना, कश्मीर में एक जुलूस निकल गया उसके मरने के दुखी में, तो उसमें लेडीज को आगे करके पीछे से पत्थरबाजी करते हैं। तो उनको फिर डिस्पर्स करने के लिए अब लेडीज को साथ, लेडी पुलिस और लेडीज सीएपीएफ फोर्सेस जो हैं, बटालियन, महिला बटालियन, वही अच्छी डील करते हैं। तो अरे एक कंजक्शन में काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जब 2012 के बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, वो बुरहान वानी टाइप का एक बंदा, उसको प्रॉप अप किया गया सोशल मीडिया पे। जब उसको मरने का टाइम आया तो वो इतना डर गया था कि उसे गोली भी नहीं चली थी, वो कांपते कांपते मर गया था। लेकिन उसको एक सोशल मीडिया का सेंसेशन बना के सेलिब्रिटी बना दिया था पाकिस्तान ने। तो उसके बाद एक सिस्टम शुरू हुआ था कि जहां भी आर्मी ऑपरेट करती थी, जैसे ही किसी टेररिस्ट को कॉर्डन करते थे, हम लोग घेरते थे, तो पूरा गांव और आगे पीछे से 10-15 हजार लोग आ जाते थे इंटरफेयर करने के लिए। बिकॉज सेम जो मैंने आपका पहले पॉइंट बोला कि हमारी आर्मी एक कंस्ट्रेंट के अंडर, रिस्ट्रेंट के अंदर काम करती है। नहीं तो 10,000 आए, 15,000 आए, अगर हम अपनी मशीन गन उल्टी तरफ घुमा दें तो सारे भाग जाएंगे, लेकिन हम लोग उनको मारते नहीं है। तो फिर ये एक सिस्टम शुरू हो रखा है कि जब इनकाउंटर चल रहा है और ये पत्थरबाजी और ये ड्रामा जो हो रहा है, उसको सारे को हैंडल करती है सीआरपीएफ और लोकल पुलिस, और आर्मी जो अंदर लड़ाई हो रही है वो। लेकिन उस ऑपरेशन को शुरू होने में जो ग्राउंड से इंटेलिजेंस आनी है, वो कभी आर्मी से अपनी होती है, कभी लोकल पुलिस वाले देते हैं। तो पुलिस में भी जेकेपी भी, जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जिसने बड़ा अच्छा काम किया। तो इंटेलिजेंस जहां से आएगी वो एंटिटी शामिल होती है फ्रंट में। अगर एक पुलिस की इंफॉर्मेशन आई है, आपने पीछे खबर पड़ी होगी, जैसे पुलिस का एक डीएसपी की डेथ हो गई थी, हमारे कर्नल साहब के साथ एक डीएसपी मरा था पुलिस का जंगल में। तो ऐसे वाले में क्या होता है कि जब इंटेलिजेंस पुलिस ने पैदा की है, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी फाइटिंग में, इक्विपमेंट में फर्क है, वो हमारा काम है लड़ना आर्मी का, तो फिर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च होता है। तो बेसिकली ये बात समझने वाली है कि चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कश्मीर में, जिसमें पुलिस की इंटेलिजेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे फाइटिंग फोर्सेज हैं, ये सारी मिलजुल के काम करती हैं। और जिस जमाने में मिलजुल के काम नहीं करती थी स्टार्टिंग में, जब बिकॉज समझ नहीं आ रही थी कौन कहीं से आ रहा है, तो काफी सारे कई बार टेररिस्ट निकल जाते थे, कभी कैजुअलिटी जाती थी। इसलिए ऑपरेशन आउट स्टार्ट हुआ था जनरल विपिन रावत के टाइम से। आपने देखा होगा कि कैसे सफाई हुई है। एक टाइम आ गया था कि हिजबुल मुजाहिदीन जो सबसे बड़ा ग्रुप है कश्मीर में, उनका कोई कमांडर बनने के लिए तैयार नहीं था। जिसको नॉमिनेट करते थे हफ्ते के अंदर उठ जाता था। तो ये एक इन्वायरमेंट होती है, सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की कश्मीर में, जो एग्जिस्ट करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे दर्शक आई थिंक और मुझे भी जानकारी मिली, क्योंकि हम लोग तो डिफेंस के बारे में उतनी ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो जो डिफरेंस है बिटवीन पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड सीएपीएफ, सीएपीएफ का नाम तो सुना था, पर वो ये जो फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है ये आपने बताया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये हम लोगों को बताने के लिए। हमें इनकी जानकारी बढ़ गई है इसके बारे में। मेरा जो आखिरी सवाल है इस सेगमेंट में ये है कि जो मिलिटेंसी थी, जैसे आपने बताया कि 370 खत्म, मतलब खत्म होने वाला था, रिपील होने वाला था, और हालात अच्छे थे, और उसके थोड़े दिन पहले ही ये हमला हो गया। तो उसके बाद ये हमला होने के बाद आर सी ए पी एफ आर्मी जो सिक्योरिटी पैराफर्नैलिया है उसमें, सरकार में जो मोदी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया इस हमले के बाद? और आपको क्या लगता है कि जो रिएक्शन था मोदी जी का और मोदी जी की गवर्नमेंट का, और पिछली जो गवर्नमेंट थी उनका रिएक्शन, उसमें काफी डिफरेंस था जब इस बार जब रिएक्शन हुआ था इस हमले के बारे में बात? जी। देखिए, हम लाइक मैंने पहले मेंशन किया, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। अल्टीमेट डिसीजन जो भी है वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का है। हम देश की लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं, जो गवर्नमेंट का एक टूल है, मेजर टूल है, जबकि सिक्योरिटी की बात आती है, चाहे वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है, जहाँ क्रॉस और फ्रंटियर्स कुछ करना है, उसके लिए हम टूल हैं, जो कि सरकार के पास उपलब्ध हैं। एक टाइम था जब वो हम टूल एज़ अ टूल भी हम तैयार नहीं होते थे। अभी आप लोगों को नहीं पता चलता होगा, पर हमें पता था अम्यूनिशन शॉर्टेज, इक्विपमेंट की शॉर्टेज, पुराने जहाज, पुरानी मशीन गन्स, वो एरा पिछले 10 साल से खत्म हो चुकी है। इसलिए जब लोग कहते हैं ना कि ज़्यादातर फौजी मोदी साहब को सपोर्ट करते हैं, हम लोग अपॉलिटिकल हैं। हमारा पॉलिटिक हमने कभी वोट ही नहीं डाला होता लाइफ में, अब तो शुरू हो गया। पहले तो हम पूरी ज़िंदगी ऐसे घूमते रहे। हम उनके फैन हैं, बिकॉज़ जो जो हुआ है, अब लद्दाख में आप देखिए जितना काम हुआ, सड़कें बनी, वो हमें दिखती हैं, हमें पता है उससे कितना फ़र्क पड़ा हमारी लाइफ में, ऑपरेशंस में, तो इसलिए हम उनको पसंद करते हैं एज़ अ पर्सन। जब ये अ, हो गया हादसा, तो देखिए मल्टीपल लेवल पे उसका फिर काम, उसका रिएक्शन स्टार्ट होता है। जो लोकल पुलिस थी और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ थी, वो एकदम से जुट गई ये पता करने में कि हुआ कैसे। ये तो पता था कि टक्कर मारी थी गाड़ी ने, लेकिन वो गाड़ी आई कहाँ से, वो बंदा कहाँ से आया, वो अम्यूनिशन कहाँ से आया? हमारे यहाँ देश की पॉलिटिकल पार्टीज़, अपोज़िशन पार्टीज़ ने इतना तक कह दिया कि खुद ही दिया सरकार ने। मतलब इसे बेहुदा और बेशर्म स्टेटमेंट, आपका दुश्मन देश भी शायद इतना स्टेटमेंट नहीं देता, जितने हमारे कुछ यहाँ पॉलिटिशियंस ने, मैं उसको अगर विद योर परमिशन में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बकवासबाजी की उन दिनों में, जबकि उनको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था। कोई भी फ़ौज अपने ऊपर अटैक नहीं कर सकती, इट्स इम्पॉसिबल। अगर आप प्रैक्टिकल भी सोचेंगे, तो अगर 10 बंदे भी इन्वॉल्व होंगे ऐसा गंदे प्लान बनाने में, तो एक ना कोई मुँह खोलेगा किसी दिन। कोई आई I मीन mean, गंदे घटिया से घटिया गवर्नमेंट भी आजकल के टाइम में ऐसा नहीं हो सकती। वो ज़माना कोई था एक, जब लोग किसी ने अपना बेटा मरवा दिया हाई क्रैश में, किसी ने, वो सब कहानियाँ चलती रही, वो ज़माना निकल चुका है। आजकल के इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती हैं, पता चल जाती है। तो इनका काम था और इन्होंने क्रैक किया। इनफैक्ट कुछ आई थिंक 45 डेज़ के अंदर उन्होंने केस पूरा क्रैक कर दिया था। एक बुक भी लिखी गई थी इसके ऊपर, बड़ी अच्छी। तो वो एक लेवल था। दूसरा लेवल ये था कि आर्मी ने अपने ऑपरेशन तेज कर दिए, बिकॉज़ अगर वो बंदा पहुंचा है, सड़क तक आया, हाईवे पे उसकी गाड़ी पहले तैयार की गई है, उसमें एक्सप्लोजिव भरे गए हैं, और वहां से वो निकल के यहाँ तक आया, तो इसका मतलब इंटेलिजेंस का मल्टीपल लेवल पे फेलियर कह लीजिए, या एक बीच में लैप्स हो गया, जिसमें पुलिस की इंटेलिजेंस, सिविल इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस, आर्मी की सारी इंटेलिजेंस को इसकी खबर नहीं थी, तभी ये हो पाया। बिकॉज़ आप जब वहाँ ऑपरेट करते हो ना, तो आप देखोगे जो लोग इस पॉडकास्ट में जो फ़ौजी हैं, उनको पता है कि हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ आता रहता है कि ये होने वाला है, कुछ होने वाला है, अटैक होने वाला है, स्पेसिफिक नहीं होता। तो इतनी ज़्यादा इनपुट्स आती हैं कि आप ना उनको छानते फिर एक टाइम आता है कि आप ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाता है। अभी एआई आ गई है, तो एटलीस्ट अभी चेक हो जाता है, 15-20 इनपुट्स हैं उसकी, तो आई विल नॉट गेट इंटू दोज़ डिटेल्स। तो ये इंटेलिजेंस का वो चल रहा था, उसका फिर ऑपरेशन इंटेंस हो गए। तो अभी फिर पॉलिटिकल लीडर को भी डिसीजन लेना था। तो अगर मैं आपको ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पे वापस ले जाऊं, तो उस टाइम भी एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी, जबकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने कुछ करना था, लेकिन हमारे आर्म फोर्सेस ने बड़े क्लियरली उनको बता दिया था कि भाई, हमारी तैयारी में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ अम्यूनिशन कम है, हमारे यहाँ ये कष्ट है। इस बार क्योंकि पिछले
8-9 साल से सरकार 4-5 साल से सरकार काम कर रही थी, काफ़ी बदल गया था, हम लोग तैयार थे। तो एक अच्छे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के कारण तरह हमारी जो कैबिनेट की कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उन्होंने ये डिसीजन आर्मी को दे दिया कि फोर्सेस को कि आपने जो करना चाहते हो, आप अपना प्लान लेके आओ। और क्योंकि अप्रूवल उनका लेना है, क्योंकि कल को उसका जो भी असर होगा वो तो पॉलिटिकल लीडरशिप को भुगतना ना, गुड बैड अगली। तो वो जो प्लान बना, अब हर फोर्स का अपना प्लान, नेवी का अलग होता है, आर्मी का अपना, एयरफोर्स का अपना, जॉइंट भी होते हैं। तो वो डिटेल्स वो सीक्रेट हैं, वो उसी कमेटी के अंदर ही डिस्कस होती हैं, बाहर आती नहीं कभी। तो इसको आप एज्यूम कर सकते हो कि सबने अपना अपना प्लान दिया, और उसमें जो उनको बेस्ट लगा गवर्नमेंट को, इन कंसल्टेशन विद एयरफोर्स और बाकी जो हमारे फोर्सेस के हेड्स हैं, उनके साथ उसको किया गया। उसके बाद क्या होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, दुनिया जो मर्जी कहे, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और दुनिया में हर जगह मोस्टली ऐसा होता है कि आपको ना व्हाट टू डू का परमिशन मिलता है। लाइक एयरफोर्स ने कहा कि हम जाके बालाकोट में ठोकेंगे। हाँ? कैसे जाना है, कौन से जहाज जाने हैं, कितने लोग जाने हैं, ये वो नहीं इन्वॉल्व होते, बिकॉज उनको पता नहीं होता। तो दे जस्ट गिव अ ग्रीन सिग्नल, कब जाना है, किस रूट से जाना है, उससे पहले और क्या साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करने हैं, क्या रूमर्स फैलानी, बहुत बड़ा एक गैम्बिट होता है। तो जब एक ऑपरेशन को क्लियरेंस मिलती है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फ्रीडम टोटल फोर्सेस की होती है। तो अगर अगर मैं एयरफोर्स वाला हूं और मुझे लगता है कि मेरे को फलाने दिन प्लान करना है, उससे पहले कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, शायद मुझे डिसेप्शन के लिए कहीं और फ्लाई करना पड़ेगा, हो सकता है पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लोग हैं उनके थ्रू कुछ गलत खबरें फैलानी पड़ेंगी, उनके मीडिया में कुछ प्लांट करना पड़ेगा, जैसे वो करते हैं, ये हर देश करता है। तो इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं होती। वो फिर जिस फोर्स को नॉमिनेट कर दिया गया, जो प्लान ओके हो गया, वो फिर उनका है। तो अब जैसे एयरफोर्स को अगर जाना है, तो इसका ये भी मतलब कि आर्मी को भी रेडी रहना चाहिए कि हो सकता है एयरफोर्स कुछ करे और उसकी रिटेलिएशन ग्राउंड पे आ जाए। तो ये सारा होने के बाद, इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप को भी टाइम का प्रेशर नहीं डालेगी आपके ऊपर। अगर ऐसा कोई करेगा तो गलत होता है। तो एयरफोर्स को दिया गया, फोर्सेस को टाइम दिया गया, फिर इन्होंने अपना टाइम डिसाइड किया, और उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री का पार्ट है। हमारी यंग जनरेशन को पढ़ना चाहिए कि बालाकोट में क्या हुआ, और ये भी देखना चाहिए कि यहाँ के पॉलिटिशियंस ने क्या गेम खेली। तो इसलिए मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि जब आप किसी चीज़ की तह में जाते हैं, तो ये मेन मीडिया तो आप छोड़ दीजिए, ये जैसे चैनल्स हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं, आपके चैनल है, बहुत सारी चैनल्स हैं जो कि बड़ा सच सामने लेके आते हैं। और पाकिस्तान ने कहा जी कुछ कौवे मारे गए, कुछ जंगल में पेड़ टूट गए, भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसी पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक किसी मीडिया पर्सन को वहां नहीं जाने दिया, फिर बाद में सब रिपेयर किया। फिर अब हमारी ये है कि हमने, हमारी फोर्सेस ने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए, कुछ नहीं दिखाए। देखो, एक बात क्लियर है, जब आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, एयर एयर स्ट्राइक करते हो, तो करने से पहले हमें भी पता होता है कि ये, इससे टेररिज्म खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक की उरी के बाद, या एक एयर स्ट्राइक की तो सारा खत्म हो जाएगा। नो, ये एक देश का इंटेंट का स्टेटमेंट होता है कि तुम हमसे पंगा लोगे तो हम तुमको बेइज्जत करके मारेंगे। बिकॉज जब उरी के बाद हुआ था ना, तो हमने पीओजे के अंदर स्ट्राइक की थी। पीओजे के हमारा इलाका है, पाकिस्तान लेके बैठा हुआ। बालाकोट तो पाकिस्तान के अंदर है। पीओजेके का पार्टी एक बालाकोट पीओजेके में भी है, पुंछ के सामने, जहां 3-4 दिन से अभी फायरिंग चल रही है। और ये जो बालाकोट है, ये तो पाकिस्तान के प्रॉपर पाकिस्तान का बालाकोट था। तो उसको वहां जाके ठोकना मतलब आपने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया। लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने का बहुत डिफरेंस है। तो एक इंटेंट दिखानी होती है, मगर ऐसे इंटेंट दिखाने में अगर आप अपना नुकसान करवा लो, अपने 2-3 जहाज गिर जाते, पायलट्स पकड़े जाते, तो वो फिर उल्टा हो जाता, तो रिस्क होता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम लोग एज सोल्जर्स, हम समझते हैं कि इसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व थी, कितना खतरा इन्वॉल्व था। बट हम ये भी अप्रिशिएट करते हैं कि जब सिविल गवर्नमेंट को हमारे सीनियर जनरल ने बताया कि ये हो सकता है एक जहाज क्रैश हो जाए, हो सकता है एक शूट डाउन हो जाए, हो सकता है हमारे पायलट को इजेक्ट करना पड़े, तो उसके बाद क्या रिpercussions होंगी, तो उसका जिम्मा पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने लिया। क्योंकि उसके नेक्स्ट डे जब एयर टू एयर बैटल हुई है, और हमारे एक ऑफिसर विंग कमांडर साहब पाकिस्तान को चेज करते करते F-16 गिरा के उधर उनको इजेक्ट करना पड़ा, तो आपने ये भी देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानियों ने उनको चाय पिला के वापस किया। क्योंकि उसके पीछे क्या था, उस टाइम आर्मी क्या कर रही थी, कौन सी मिसाइल्स कहाँ लगी थी, कुछ लोगों को पता है, कुछ मीडिया में आया। तो ये इस तरीके से होता है, ऐसे इनको वॉर गेम किया जाता है।
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप उस स्टेप को उठाने से पहले उसके सारे पहलू क्या हो सकता है, कहाँ चीज़ें गलत हो सकती हैं, क्या रिएक्शन आ सकता है, इंटरनेशनल प्रेशर क्या आएगा, हमारे अंदर जो उनके फंडेड यूएसएड फंडेड जो हमारे पत्रकार, हमारे लीडर्स, हमारे मीडिया जो यहाँ बैठा हुआ हल्ला करने वाला, वो तो ये सारा वॉर गेम होके इस चीज़ को किया जाता है। तो बहुत बड़ा और बड़ा डेलिबरेटली होता है ये। एंड क्रेडिट गोज बोथ टू our air force और army and armed forces and political leadership। जी जी, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो पूरा वॉर गेमिंग का एक्सरसाइज था, इसका ही परिणाम था कि जब अभिनंदन जो पायलट थे, जो जिन्होंने इजेक्ट किया था, उनको 24 घंटे में पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो सारे प्लान्स इन प्लेस थे कि क्या करना है। ये ऐसे ही ऑटोमेटिक नहीं होता, जैसे आपने बताया कि इस पूरी चीजें प्लान की जाती हैं। तो मतलब ये उसका ही हिस्सा था कि अगर ऐसा होता तो हमको कैसे डील करना है। तो ऑलरेडी प्लान्स इन प्लेस थे कि अगर ऐसा होता तो हम क्या करेंगे, और ये उनको भी बोल दिया गया था कि हम क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने अपना सही डिसीजन लिया। अब मैं तीसरी चीज पर आऊंगा। ये है कि ये तो घटना बहुत ही दर्दनाक थी। लोग मारे गए थे। तो जो परिवार है, हम सिविलियन तो शायद हमको शायद उतना पता नहीं होगा। तो जो आर्मी के परिवार होते हैं, जो सीएपीएफ के जवान हो या आर्मी के जवान हो, या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, राष्ट्रीय राइफल्स हो, तो जो एक आर्मी का परिवार होता है, वो उनकी जिंदगी थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उनको पता है कि शायद ऐसी कुछ खबर आ जाए जिससे बहुत चीजें अच्छी नहीं होंगी। तो परिवार और आर्मी की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन, परिवार ने कैसे रिएक्ट किया था इस घटने, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड घटना थी। 40 सीआरपीएफ जवान को इस तरह से उनको वीर गति का प्राप्त होना, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड घटना थी। तो पारिवारिक तरीके से, या जो आपका गठित परिवार है पूरे आर्मी का, सीआरपीएफ का, सीएपी का, वो उसने कैसे रिएक्ट किया था, जरा इसके बारे में अगर कुछ बताएं, अगर आपको ठीक लगता है तो। नहीं नहीं, डेथ हमारे यूनिफॉर्म फोर्सेस के लिए हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। तो हम तो घरों में कभी बैठ के लाइटली चाय या ड्रिंक ले रहे हैं तो उसमें हम डेथ डिस्कस कर लेते हैं, तो सिविलियन फ्रेंड हो तो उनको अजीब भी लगता है। आप देखिए, जब भी कोई अपनी बेस से बाहर निकलती है, राष्ट्रीय राइफल्स में जैसे पेट्रोलिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, तो उसमें ब्रीफिंग ये होती है लास्ट में कि जो उसका पेट्रोल कमांडर होता है वो ये बोलता है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी जगह सो एंड सो विल टेक चार्ज। ये पहले ही फिक्स होता है। तो जब आप स्टेप आउट कर रहे हो अपने बेस से और बाहर जंगल में या कहीं ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, तो आपको पता है कि आपको आपको गोली लग सकती है। आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, आपका ऑपरेशन और मिशन इंपॉर्टेंट है। तो हम सीधा सीधा बोलते हैं कि मेरे को कुछ होने पे, मेरे मारे जाने के बाद ये सो एंड सो सोल्जर इस ऑपरेशन को लीड करेगा। बिकॉज मैं तो एक एंटिटी हूँ जिसने जाना ही है, लेकिन जो जिस मिशन पे आप गए हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रही बात फैमिलीज की, तो फैमिलीज भी ये बात समझती हैं। हमने बिल्कुल सही कहा कि फोर्सेस की फैमिली, चाहे वो खाकी यूनिफॉर्म पहने या कम्बैट फटीग पहने, हम सबकी चैलेंजेस मोर और लाइक सिमिलर हैं। सबको पता होता है, लेकिन उस मोमेंट के लिए कोई तैयार नहीं होता। सबको पता होता है दिमाग में, जब आपके हस्बैंड, ब्रदर, फादर ऐसे एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, तो कभी गलत टाइम पे फोन बज जाए, मोबाइल की घंटी रात को बज जाए, तो दिल धड़क जाता है, इट स्किप्स अ बीट। क्योंकि आप ये एज्यूम करते हो कि हाँ, खतरा है, हमारे घर का एक सदस्य वहां लड़ रहा है, ड्यूटी कर रहा है, लेकिन वो वापिस आएगा, कुशलता से वापिस आएगा, ये आप उम्मीद करते हो। तो जब ये वो ऐसा नहीं होता तो बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन फिर क्या है कि हमारी एक सिस्टम है प्लेस में, जिसमें एक तरीका है जिससे फैमिली को न्यूज़ दी जाती है। बड़े सीनियर लेवल का ऑफिसर खुद बात करता है और बड़े प्यार से और इस तरीके से न्यूज़ ब्रेक की जाती है कि जो सुन रहा है वो, कई बार ऐसा भी हुआ है पास्ट में कि फ़ोन सुनने वाले को ही हार्ट अटैक आ गया, और जो कि अ, बड़ी नॉर्मल चीज़ है। हो सकता है जब आपका अपने घर का एक फैमिली मेंबर की न्यूज़ आपको आए कि ही इज़ नो मोर, तो फिर उसको थोड़ा किस तरीके से देना है, क्या बताना है कि वो ज़ख्मी है या क्या है। अभी तो क्या है कि आजकल ज़माना बदल गया, टीवी लगा हुआ है, तो लोग काफ़ी कुछ समझ जाते हैं। पहले तो इतना कुछ नहीं था, पर एक सिस्टम है। फिर उस न्यूज़ को के बाद हमारे ये भी एक पॉलिसी है कि डेड बॉडीज़ को हम लोग घर पहुँचाते हैं, जो कि काफ़ी सारी फ़ौजें नहीं करती।
हम लोग उनको जहाँ से भी वो हों, आपने देखा होगा जो फ्यूनरल्स हुए उनके, और फिर वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वह आर्मी की प्रेजेंस हो ना हो, सीआरपीएफ सीएपीएफ की प्रेजेंस हो ना हो, लोकल डीसी लोकल पुलिस की जिम्मेवारी है उस प्रोसेस में कि उस फंक्शन उसको जाके सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करना, और उस शहीद को पूरा, जो स्टेट के ऑनर्स हैं, चाहे वो फायरिंग करनी पड़ती है, हथियार उल्टे करने पड़ते हैं, वो सारी इज्जत जो उसको ड्यू है, वो वो एक प्रोसेस है। तो वो ये जो पहले 24, 48, 72 घंटे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होते हैं सबके लिए। मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि पूरा देश जो था वो 14 फरवरी 2019 को एक एक जिसको ग्लूम सा फैल गया था हमारे पूरी कंट्री में। तो दैट उसके बाद फिर प्रैक्टिकल इश्यूज पे आ जाते हैं। देखिए, लॉस तो हो गया, तो अब उस फैमिली का तो सब शटर हो गया, उसको उसको संजोना, पूरा दोबारा संजोना है। उनकी लाइफ चल पड़े, और उसके लिए फिर आप कुछ भी कहिए, गुड बैड अगले के, पैसा बहुत ज़रूरी है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। तो फिर उसकी फाइनेंशियल नीड्स का, और उनको जो ड्यूज़ होता है ऑलमोस्ट 1 सीआर के आसपास, अगर कोई सोल्जर वीर गति को प्राप्त होता है ऑपरेशंस में, तो इमीडिएटली वो रिलीज़ होता है। सरकार, हमारे अपने फंड जो सरकार ने दिए होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। फिर डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट प्रोविजंस हैं, कहीं पेट्रोल पंप मिलता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, बट ऑफ कोर्स प्रायोरिटी में गैस एजेंसी मिल जाती है। तो वो सारा काम जो है, जिस यूनिट के जवान मारे गए होते हैं, वो यूनिट का जो सीओ होता है, वो उस पूरी यूनिट और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली का फादर टाइप का रोल अदा करता है, जो कि सिविल में एक डीसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते। हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट का बाप है डीसी, नो, वो बाप जो है ना, वो प्रिविलेज और पावर वाला होता है। आर्मी में जो बाप, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ द यूनिट, वो अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल बहुत ज्यादा होता है। तो वो फिर ये एक प्रोसेस है, और चाहे जवान चला गया, अफसर है जवान, वीर गति प्राप्त कर गया, सालों बाद भी जब भी उस यूनिट का कोई फंक्शन होता है, रेजिंग डे है, एनिवर्सरी है, तो उनकी फैमिलीज को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, उनको स्पेशल गेस्ट बना के ट्रीट किया जाता है। और अगर कोई भी यूनिट का अफसर उस एरिया से गुजर रहा है जहाँ पे उस एरिया में जवान उसका था, जो जो कि वीर गति को प्राप्त हुआ है, तो उसको जाकर लुकअप करते हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन। तो हम लोगों को लोगों को पता ही है कि फौज जो है वो अपने जवानों को लड़ाई के मैदान में छोड़ के नहीं आती, लाइव लाइव और डेड छोड़ते नहीं है वापस। तो इसी तरीके से जैसे भी लड़ाई का टाइम नहीं है, पीस टाइम में जब ये बातें होती रहती हैं, हादसे होते हैं, तो उनकी फैमिलीज को भी हम पीछे नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल एंड तक उनका लुक आफ्टर होता है। इसलिए आप कभी भी किसी आर्मी फंक्शन में देखेंगे तो बड़ी बड़ी बुजुर्ग लेडीज, वीर नारीज, 90-90 साल की, जिनके हस्बैंड को चले गए हुए 40 साल हो गए, वो भी आती हैं, और उनको भी सम्मान दिया जाता है। तो देखो, अगर हम फेटलिस्ट लोग हैं, हम कहते हैं कि जो होना है वो तो होना है, कुदरत के हाथ में है, तो उसको हम compete नहीं कर रहे। हम नहीं कहते कि हम किसी की मौत को, मरे हुए बंदे को जीवित कर देंगे, वो तो नहीं कर सकते ना। उसके अलावा जो भी कर सकते हैं, वो हमारा सिस्टम इन प्लेस है, जो टाइम टू टाइम रिफाइन हुआ है, और उसके थ्रू थ्रू ऐसा होता है कि फैमिलीज का, बच्चों का, आने वाली जनरेशन का पूरा हम ध्यान रखते हैं। ये हमारी चार्टर ऑफ ड्यूटी का बहुत बड़ा पार्ट है। तो यही हुआ उस बिल, टाइम भी। पहले बहुत शौक था, फिर प्रैक्टिकलिटी पे आ गए, फिर सेटल किया गया। अभी अभी तो 6 साल, छठा साल चल रहा है। जो पुराने ऑपरेशन लोग वीर गति को प्राप्त हुए 99 के कारगिल में हुए, उनके उन उन जवानों, जेसीओ ऑफिसर्स के बच्चे अब फौज में ज्वाइन करके आ रहे हैं वापस, क्योंकि उस 99 की बैटल को हुए हुए भी अब 25-26 साल हो गए। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे, जिन्होंने अपने फादर्स, अपने ब्रदर गवाए थे, जब वो खुद गोद में थे शायद अपनी माँ के, कुछ तो पैदा उसके बाद हुए, और उनमें से भी काफी सारे उठ के अभी आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं। बिकॉज ना तो फौज ने उनको छोड़ा, अगर हमने एज ए ऑर्गेनाइजेशन को डिच कर दिया होता, तो उन शहीदों के परिवारों में से कोई भी ना आता। पर द फैक्ट कि उन्हीं के बच्चे आ रहे हैं, उन्हीं के फादर की यूनिट ज्वाइन कर रहे हैं, लॉट ऑफ प्राउड उनको फील करते हैं, वो पूरे प्राइड के साथ आते हैं। तो इसका मतलब ये दर्शाता है, जो आलोचक है ना, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी वीर गति को प्राप्त हुए सोल्जर का बच्चा 20 साल, 25 साल ऑर्फन की तरह रह के फिर उसी फौज, उसी यूनिट में आता है, उसी लड़ने की उसमें आता है, तो ये दर्शाता है कि हमारी फैमिली का जो सिस्टम काम कर रहा है। और यही उस टाइम भी हुआ, बालाकोट के बाद, पुलवामा के अटैक के बाद। बिल्कुल। मैं बस एक चीज में ऐड करूंगा कि
हमारे बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसे फ़िल्में थी, जहाँ पर फ़ौज को आपने जिस तरह से कहा कि जिस तरह से काम होता है, ठीक है? उस फ़िल्मों में शायद उस तरह से कुछ नेगेटिव पोर्ट्रेयल था बहुत सारी चीज़ों का। तो वो भी एक मानसिक रूप से एक प्रभाव करता है जब सिविलियन देखते हैं कि फ़ौज कैसे ऑपरेट करती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे लोग जो फ़ौज के हिस्सा रहे हैं, वो इनके बारे में बताएँ कि फ़ौज कैसे टेक केयर करती है जवान का, वो जवान हो या ऑफ़िसर हो, वो होल लाइफ़ का टेक केयर करती है। तो क्योंकि बहुत सारे लोग मूवीज़ देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद ऐसे ही होता होगा। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो आपने हमारे साथ शेयर किया। जी, तो मेरा जी, अब या आप बोलिए, आप बोलिए। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि मूवीज़ वाले देखिए वो एक कमर्शियल बिज़नेस है। उनको सेंसेशनलाइज़ करके, कुछ कंट्रोवर्सी दिखा के, कुछ ऐसे करके दिखाना होता है। लेकिन हम जैसे लोग जैसे इस वर्दी में जिए हैं 30 साल, 40 साल, हमको पता है कि हम जब अफ़सर थे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी उन फैमिलीज़ के लिए जो पीछे रह गई थी। वो छोड़िए जो जवान या अफ़सर या जेसीओ जो ऑपरेशन एरिया में होता है और उसकी फैमिली दूसरे स्टेशन में रह रही होती है, तो वहाँ भी उनके लिए स्पेशल क्वार्टर्स बनाए जाते हैं, एसएफ क्वार्टर्स कहते हैं, सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स। क्योंकि उनके हेड ऑफ़ फैमिली वहाँ नहीं होते, तो एक यूनिट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो वो जो सीओ साहब जो अपनी यूनिट कमांड कर रहा है 800, 900, 1000 जवानों के साथ, उसकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एसएफ क्वार्टर्स को भी मैनेज करना कि वहाँ सब्जी टाइम से पहुँचे, वहाँ कोई बीमार हो गया, रात को एकदम से एम्बुलेंस आ जाए। तो ये आपने सही कहा, फ़िल्मों का अपना एक नैरो दृष्टिकोण होता है और कई फ़िल्में जानबूझ के इसी एजेंडा पे उनको जो फाइनेंसिंग बाहर से आती है, तो वो आपको फ़ौज को या फ़ोर्सेस को गलत लाइट में दिखाते हैं ताकि देशवासियों को उन पे भी भरोसा उठ जाए। तो ये आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। इनफैक्ट मेरे बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हैं आज आज एक जो सोल्जरिंग विद पैशन मेरी बुक आज रिलीज़ हुई है और मैंने ये इसलिए लगाई है क्योंकि मैं जिस जगह पे हूँ, वहाँ पे नेट बहुत वीक है और बैकग्राउंड ठीक नहीं है। तो ऐसे वाली बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो ये एक हमारे जनरल डीपी पांडे साहब हैं जो कि कश्मीर में वो चेंज आया। कभी भी कोई भी अफ़सर ना ये नहीं कहता कि आई वाज़ द वन हू डिड इट, बट काफ़ी सारे जो 2019, 35 370 हटने के बाद 35 के बाद जो बदला कश्मीर, उसमें काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टाइम पे ये वहाँ थे। अच्छा, ओके, थैंक्स आपने तो निकाल लिया। तो उनके उनके पे ये बुक मैंने लिखी है। तो आप अगर सच्चाई जानेंगे तो ये कुछ पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ आएँगी। बाकी बॉलीवुड या फ़िल्मों के बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। वो तो पेशा है। नो जी, जी बिल्कुल। जी, तो या हम चाहेंगे कि एक्चुअली हम लोग कुछ किताबें पढ़ते भी हैं, तो हम आपकी किताब खरीदेंगे और उससे कुछ हिस्से पढ़ेंगे भी, और हम आपको भी इनवाइट करें कि इस बुक के बारे में आप कुछ बताएँ हमारे दर्शकों को। तो वो हम शायद किसी और एपिसोड में करेंगे। मैं बुक खरीद लूँगा, खरीद के फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगा ताकि वो बुक जी, पढ़ने के बाद आपसे बुक के बारे में बात की जाए। बहुत ही अच्छी चीज़ होगी ये। जी, जी, तो धन्यवाद। अब हम हमारे आखिरी सेगमेंट में आएँगे। आखिरी सेगमेंट में मेरा पहला सवाल होगा कि एज़ अ सिविलियन हमें कैसे बिहेव करना चाहिए? वो सीएपीएफ के जवान हो या सीआरपीएफ हो या और भी आर्मी जवान हो, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्या होना चाहिए बिहेवियर उनके प्रति, ताकि वो जो इतना परिश्रम, इतना साहस और इतना बलिदान देते हैं, ताकि उनको हम सम्मान दे सकें। ये बहुत ही क्योंकि आज के ज़माने में आर्मी और जो पूरा जो पैराफर्नेलिया है सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो अलग रहती है सिविलियन से। तो शायद शायद नहीं पता होगा कि कैसे अगर कोई कॉन्वॉय जा रहा है, तो हमें क्या, हाउ शुड आई बिहेव, हमें कैसे बिहेव करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, एक बड़ी फ़ेमस कहावत है फ़ौज में कि एक जवान जो है ना, वो जब आगे की तरफ गोली चलाता है या लड़ रहा होता है, तो उसको बेसिकली वो इसलिए नहीं लड़ रहा कि आगे कौन है, वो इसलिए लड़ रहा है कि उसके पीछे कौन है। तो कोई भी जवान है, चाहे हम कैंटोनमेंट्स में रहते हैं, ऑपरेशनल एरिया में रहते हैं, सिविल एरिया से जनरली दूर रहते हैं, लेकिन हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे एक्सटेंडेड परिवार हैं जो नॉर्मल शहरों में, कस्बों में, गाँव में रहते हैं।
तो जब हम अपने छुट्टी पे जा रहे हैं, जाके मूव कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कॉन्वॉय की बात तो आपने कही। अगर आप आर्मी कॉन्वॉय आते हुए देख रहे हो, तो आपकी हमें बड़े कम टाइम ऐसा होता है कि आर्मी कॉन्वॉय हूटर बजाती हुई, टू-टू करते हुए आती है। वो चुपचाप चल रहे होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि डिस्टर्ब हो। हाँ, कोई बहुत ही अर्जेंसी हो तो बात अलग है। तो आई थिंक उसमें बेसिक मेरा यही रिक्वेस्ट होगी या सजेशन होगी अपने कंट्री कज़िन से कि आप जब एक आर्मी कॉन्वॉय को आते हुए देखते हो, तो आप चाहे वो माँगे ना माँगे, आप उनको वैसे ट्रीट करें जैसे आप एम्बुलेंस को ट्रीट करते हो। आप उनको रास्ता दे दो, लेट देम गो। एंड और एक मज़े की बात ये बताता हूँ कि हमारे जो आर्मी ड्राइवर्स होते हैं ना, दे आर ट्रेन्ड टू ड्राइव इन वॉर एंड डिफिकल्ट एरियाज़। उनके लिए शहरों के अंदर और हच-पच ट्रैफिक, कोई लेफ्ट से निकल रहा है, कोई राइट से निकल रहा है, कोई अपोज़िट बाइक आ रही है, उनको टैकल करने में बेचारों को बड़ी परेशानी होती है। बिकॉज़ उनको उनकी ट्रेनिंग जो है वो वॉर के लड़ने की ट्रेनिंग है। और शहरों के अंदर बड़ा एक तो दोनों तरफ से आर्मी ड्राइवर्स भी कॉशियसली चलाते हैं। तो सिविलियन पॉपुलेस को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हो सके तो आप उनको रास्ता दीजिए, जाने दीजिए। बिकॉज़ जब भी फ़ौज मूव कर रही हो किसी मिशन पे, ये आप मत सोचिए कि केरला में फ़ौज जा रही है तो कौन-सा मिशन है। बॉर्डर पे मिशन नहीं होते, ब मिशन कहीं भी हो सकता है। हमें पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। दैट इज़ वन। दूसरा, आप नॉर्मल वो बिहेव कीजिए जो एक देशवासी को करना चाहिए। कूड़ा नहीं फेंकना है, थूकना नहीं है, अ, लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप इतना करो, हमें बहुत ही काफ़ी। आप सैल्यूट ना करो फौजी को, कोई ज़रूरत नहीं है। हम नहीं देख आपके सैल्यूट के भूखे हैं। हम चाहते हैं कि देश अच्छा हो, देश में करप्शन ना हो, देश में चोर-बाज़ारी ना हो। और हमारी फैमिलीज़ हैं, वो जब जिस देश में चोर-बाज़ारी नहीं है, करप्शन नहीं है, सिक्योरिटी ठीक है, लोग मिसबिहेव नहीं करते, तो हमें भी जब हम बॉर्डर पे होते हैं, हमें फिर चिंता कम होती है कि हमारी, बिकॉज़ जैसे मैंने कहा सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन में फैमिलीज़ रहती हैं, सारी नहीं रह पाती, क्योंकि इतनी अकोमोडेशन गवर्नमेंट क्रिएट नहीं करती। तो अगर 100 जवान बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं, तो आप ये मान के चलिए 10 से 15 की फैमिलीज़ किसी आर्मी सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन में रह रही होंगी। 85 या 90 फैमिलीज़ अपने गाँव, अपने शहरों में रह रही हैं, आपकी तरह, आपके साथ। तो अगर आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हो, पुलिस में हो, और अगर कोई एक लेडी आती है आपके पास कंप्लेन लेके कि मेरा हस्बैंड यहाँ नहीं है और मेरे को तंग कर रहा है या ज़मीन का, तो आप प्लीज़ उसको उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि उसका हस्बैंड जो है वो देश की रक्षा तो कर रहा है, पर अपने अपनी ज़मीन की रक्षा नहीं कर पा रहा। तो उसमें जो लोग पावर में हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, पुलिस में हैं, उनसे तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बी कंसिडरेट नॉर्मल सिटीज़न्स को, कि आप अच्छा सिटीज़न बने। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, वी आर हैप्पी। जब अच्छा लगेगा कि कोई शहर, इंदौर बड़ा साफ-सुथरा शहर है, जहाँ वहाँ पे किसी बच्चे ने ये बना दिया, ड्रोन बना दिया, तो बड़ा अच्छा लगता है। यही चीज़ें हैं जो हमें ऑक्सीजन की तरह काम करती हैं। बाकी देश ने हमारा हमेशा लुक आफ्टर किया है, और आप लोग सब हमसे प्यार करते हैं, तो इसलिए हम लोग ऑलरेडी एक्नॉलेज करते हैं कि अगर आप नहीं हो तो हम क्या हैं। आप ही के बच्चे हमारे को हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, और इसका हिस्सा हिस्सा बन जाते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट मैं वैसे कहना चाहता हूँ, अग्निवीर स्कीम, जिसके ऊपर अगेन बड़ी पॉलिटिक्स हुई, बड़ा शोर मचा, दंगे भी हुए। आप इमेजिन कीजिए कि एक 100 बच्चे फौज में आते हैं, 5 साल के बाद 25 रह जाते हैं, उसको बढ़ा के भी चलो 40 या 45 करेंगे। जो बाकी हैं, वो जब अगर किसी पुलिस फ़ोर्स में जाते हैं, तो आप देखिए वहाँ उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रेन्ड है। तो जो ट्रेनिंग बहुत एक्सपेंसिव चीज़ होती है, उसका पैसा बचा देश का। और जो वहाँ पर जाते हैं और अपना बिज़नेस खोलते हैं। जैसे अगर आप अग्निवीर हो और आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपको 12, 14, 15 लाख तो फ़ौज दे के भेज रही है, आपको 14, 15, 20 लाख का लोन भी मिल जाता है। अब जब वो बच्चे स्ट्रीट में चलेंगे, चाहे वो कलकत्ता की पार्क स्ट्रीट हो या एमजी रोड हो बैंगलोर की, तो आपको स्ट्रीट की क्वालिटी में एक फ़र्क आता नज़र आएगा अगले 10-15 साल में। क्योंकि जिस बच्चे ने 5 साल, 6 साल फ़ौज में नौकरी करके नमक खा के बिल्कुल स्ट्रीट में आता है ना, तो उसका बिहेवियर, उसका कंडक्ट अब थोड़ा डिसिप्लिन्ड होता है। वो वो यंगस्टर किसी लड़की को, लड़का छेड़ेगा तो उसकी वीडियो नहीं बनाएगा, वो जाके उसको थप्पड़ थप्पड़ नहीं मार पाएगा तो उसको बचाएगा। तो देश के दुश्मन नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसी स्ट्रीट की क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि जहाँ पे यंग लड़के 25, 26, 27 साल के, जो अभी-अभी यंग अग्निवीर का टर्न करके बाहर आए हैं और अपना बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे सिविल में कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो आपको ये तो आप मानेंगे कि एक फौजी की चाल-ढाल, उसका गली में बिहेवियर और एक सिविल में थोड़ा-सा फ़र्क होता है। तो वो स्ट्रीट की क्वालिटी जब बढ़ेगी, तो देश की उन्नति होती है, उसकी सिक्योरिटी बढ़ती है, हमारी माएँ-बहनें सेफ फ़ील करेंगी।
कहीं एक चीज़ पड़ी है तो शायद 10 लोग निकल जाएँगे, लेकिन वो फौजी है तो उसे लगेगा ये बॉम्ब भी हो सकता है, शायद इन्फॉर्म भी करेगा, जानें बचाएगा। तो एक प्रोसेस है, इसलिए जब आप प्रोपेगेंडा सुनते हैं और लोग ये बातें करते हैं, तो क्योंकि आर्मी ने अगर डिसीजन लिया है, तो आप ये मान के चलिए आर्मी से बेटर कोई नहीं जानता। अगर एयरफोर्स ने कहा अग्निवीर रखेंगे, उनसे उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। हम वेटरन्स हैं, हम आर्मी से निकल चुके हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हालात बदल रहे हैं। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट सच पॉलिसीज़, और अगर कोई मतभेद है, जब कोई चेंज करना है, सरकार ने बिना फ़ौज को पूछे ये नहीं किया, और अब जो फ़ौज उसमें चेंज करना चाहती है, वो भी आ जाएगा। तो ऐसे प्रोपेगेंडा से बचें। जैसे आपने कहा फ़िल्मों में गलत पोर्ट्रेयल होता है, उसको आप अपने ध्यान से देखें, समझें, क्लैरिफ़ाई करें। ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे सवाल पूछें, तो हम आपको बता पाएँगे कि सही क्या होता है। तो शायद हमारा ओवरऑल साइकोलॉजिकली हम स्ट्रॉन्ग होंगे, और एक अच्छा देश एक अच्छे रास्ते पे चलेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हमारा आखिरी सवाल होगा, उसके बाद हम कुछ दर्शकों के सवाल लेंगे। तो हमारा आखिरी सवाल है कि जो भी बच्चे आर्मी या सीएपीएफ में जाना चाहते हैं, अ, उन आज एक चीज़ तो आप भी मानेंगे कि आज बहुत चीज़ें आसान हो गई है। ज़ोमैटो से खाना मिल जाता है, आपको बाहर उठा नहीं पड़ता है। तो सब चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हैं। तो ये जो सुख है, जो कि कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ आपके पास खुद ही आ जाता है, और जो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो क्या आज की जनरेशन को थोड़ा सा इस पे चाहिए सोचना कि जो आर्मी का जो ट्रेनिंग होता है, उनकी जो ट्रेनिंग है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही अलग हो गया है आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं। आज मैं एक आईटी वर्कर हूँ, तो मैं घर में बैठ के काम करता हूँ कंप्यूटर में, तो मैं शायद दौड़ने भी नहीं जाता उस तरीके से। तो आज की जो नई पीढ़ी है, वो उस इन्वायरमेंट में अभी वो काम कर रहे हैं। तो जब वो अगर वो आर्मी चाहते हैं ज्वाइन करना, तो क्या क्या उनको करना पड़ेगा ताकि वो आर्मी के लिए तैयार हो पाए फिजिकली, मेंटली, जो शायद अभी पॉसिबल नहीं है? ऐसा क्या कर सकते हैं वो? देखिए, आर्मी में 2 लेवल की रिक्रूटमेंट है। अगर कोई सोल्जर आना चाहता है, अभी तो अग्निवीर सिस्टम आ गया, तो उसका मेन पर्पस, मेन जो है मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन के बिना तो फौज में आप एक दिन नहीं काट सकते। जैसे आपने कहा कि आप घर से उठ के, जहाँ आपको माँ 10 बजे उठा के खाना खिला रही है, और फिर आप कभी नहाए कभी नहीं नहाए, बाहर निकले, घूमे फिरे, छुट्टे लगा के वापस आ गए, तो उस लाइफ को तो बाय बाय करना, तो वैसे वाला बंदा उस रूटीन को फॉलो करने वाला फौज में फिट हो ही नहीं सकता, तो वो जाएगा भी तो तंग होके परेशान हो जाएगा। तो अगर आप मोटिवेटेड हो, पहला तो फौज मोटिवेशन के बिना आपने ज्वाइन नहीं करना। फौज जो है वो प्रोफेशन नहीं है, रोटी कमाने का प्रोफेशन नहीं है। फौज एक पैशन है, उसमें खाना अच्छा मिल जाता है, पे अच्छी मिल जाती है, सीएसडी में दारू सस्ती मिल जाती है, वो नेचुरल उसका वो है कोलैटरल सिथिंग। आपका मेन जो रूट पे चलना है वो आपकी मोटिवेशन है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो आप आर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाते। स्पेशली जो फाइटिंग फोर्सेज है, आर्मी में भी है ना डिपार्टमेंट्स है, जो फाइटिंग इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, आर्मर्ड है, ये लड़ाई करने वाली फौजें हैं, जो ऑपरेशन में दिखती हैं आगे, उसमें तो नहीं कर पाते। तो आप अगर सोल्जर लेवल पे एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी। मोटिवेशन पहला है, जो आपकी सेल्फ मोटिवेशन है। दूसरा फिजिकली, उसके लिए अगर आप नॉर्थ में देखेंगे, जहाँ पे काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट, बाय द वे रिक्रूटमेंट पूरे कंट्री से होती है, ये भी गलतफहमी है। हर स्टेट के अपने कोटा है। अगर ऐसे खोल के रखेंगे तो पता चलेगा कि पूरा हरियाणा, पंजाब और इधर की रिक्रूटमेंट यही होगी सारी की सारी। फिजिकल फिटनेस हर स्टेट की प्रोटेक्शन के लिए ये सिस्टम है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्टेट में अपनी ही कम्युनिटी के साथ कम्पीट कर रहे हो, जब आपको आर्मी में जाना है, तो उसके लिए फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पहाड़ों में, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, यहाँ घर में फौजी है, जहाँ हमारी अपनी स्टेट में, हमारी अपनी कम्युनिटी में हर घर में फौजी है, तो यहाँ नॉर्मल है कि बच्चे सुबह 4 बजे अंधेरे में सर्दियों में उठ के दौड़ने चले जाते हैं। सड़क है तो सड़क पे दौड़ेंगे, खेतों के पगडंडी है वहां दौड़ेंगे, 5-6 किलोमीटर आगे वर्जिश एक्सरसाइज करेंगे। तो फिजिकल फिटनेस आपका अटमोस्ट है आफ्टर मोटिवेशन, अगर आपको जवान बढ़ती। अगर आप ऑफिसर लेवल पे आना चाहते हैं, जिसमें अगेन 5 साल का शॉर्ट सर्विस ऑप्शन भी है, फुल फुल सर्विस ऑप्शन भी है, उसके लिए आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिजिकल के साथ, फिजिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपकी हमारी भर्ती के टाइम पे जो ऑफिसर्स की सिलेक्शन है एसएसबी में, उसमें पहले आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, साइकोमेट्रिक, उसके बाद आपको ऑब्स्टेकल वगैरह करवाए जाते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको पता है वो जब फौज में लेंगे तो हम तो फिट तो कर ही देंगे। साइकोलॉजिकली आप कैसे हो, क्या आप स्ट्रेस ले सकते हो, क्या जब आगे से गोली चलेगी तो पीछे 10 जवान आपके साथ।
कलर रैना शायद आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। ऑडियंस जवान कैन इकट्ठे जस्ट रहते हैं। या आई एम सॉरी, या एम आई बोलिए विजिबल नाउ? यस 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 प्लीज कंटिन्यू। तो जवान एक या जवान्स ग्रुप में रहते हैं खास करके, और जो ऑफिसर्स हैं वो ऑपरेशनल एरिया में खास करके लोनर होता है। एक कंपनी है, उसमें एक कंपनी कमांडर है, उसके नीचे 100 सवा 100 जवान है। वो अकेला अपने रूम में रहता है, फिर बाहर निकलता है, ऑपरेशन उनके साथ करता है, लेकिन जो रेस्ट टाइम जो भी उसका अपना प्राइवेट टाइम है वो अकेले में कटता है मोस्ट ऑफ इट। तो उस टाइम स्ट्रेस होता है, आपने बाहर ग्रुप भेजा है एम्बुश के लिए, पेट्रोलिंग के लिए, जब तो वापस नहीं आते, आप सो नहीं पाते, आप खुद बाहर हो तो वैसे ही। तो और हर जवान की, उसकी फैमिली की, उसके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। तो उस टाइम का टीम में फिट होने वाला आदमी, टीम को लीड करने वाला आदमी, अपनी ईगो को मार के, ऑर्डर्स को मान के, अगर आपके माइंड में ये है कि राइट को जाना है और आपसे आपके सीनियर ने पूछा कि किधर जाना है, तो आपने बोला राइट में जाना है, वो बोलने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन जब सीनियर बोलेगा नहीं हम लेफ्ट जाएंगे, तो फिर आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको आंख बंद करके फॉलो करोगे। आप फिर उसको क्वेश्चन, एक डिसीजन जब हो गया, फिर आपका पर्सनल व्यू मैटर नहीं करता। तो उसके लिए अगर आप ऑफिसर लेवल पे एंट्री की सोच रहे हैं, तो आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा, और ये ना एक नेचुरल गिफ्ट है। आप कोचिंग वोचिंग से ज़्यादा उसको चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज़ एसएसबी के जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं वो इतने एक्यूरेट हैं और इतने तगड़े हैं कि आप उनको फूल नहीं कर सकते। हाँ, कोचिंग लेके, गाइडेंस लेके आप अपने को पॉलिश कर सकते हो। आप तैयार कर सकते, अपने आप को समझ सकते हो कि हमसे किस किस्म के टेस्ट होंगे। बिकॉज़ बिल्कुल ही ब्लाइंडली अगर आप एसएसबी करना चाहें, तो आपको ये नहीं पता कि सुबह क्या टेस्ट होगा, शाम को क्या होगा, तो आप यू विल बी कॉट ए सरप्राइज़ेज़। बाकी आप इंग्लिश बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, कौन-सी लैंग्वेज बोलते हैं, डज़न्ट मैटर। आप जो वो लैंग्वेज बोलिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं इंटरव्यू में। ऑफिसर्स लेवल पे इंटरव्यू भी होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होते हैं, फिजिकल भी होता है। जवानों के लेवल पे पहले फिजिकल होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, रिटन टेस्ट लास्ट में होता है। तो आप प्रायोरिटी समझ लें कि नॉलेज और फिजिकल, फिजिकल एंड साइकोलॉजी एक किस तरीके से। तो आपको जहाँ भी एंटर करना है, आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे नॉलेज अवेलेबल है, मैगज़ीन, बुक्स अवेलेबल। हमारे टाइम पे तो होता ही नहीं था, हम तो एनसीसी में जाके फिर आर्मी जवानों से मिल के सीखते थे। एनसीसी एक बहुत अच्छा रूट है। तो दिस इज़ हाउ आई विल से, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आप फिट नहीं है तो फौज में मत आइए प्लीज़। आप भी तंग होंगे और हमें भी परेशान करेंगे आप, पूरी टीम को। बिल्कुल, क्योंकि अभी एक कोचिंग का एक एक्चुअली वो आईएएस कोचिंग है, तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर पूरे भारत में मशरूम तरह उगाए हैं। तो ये शायद एक और ही ड्रीम बेचते हैं जो शायद रियलिटी में ना हो। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जानना कि फौज और बाकी नौकरी में कुछ फर्क होता है, जो जो शायद कोचिंग वाले ना बोल आपको ना बोले। अच्छा, हमारे तो सवाल सारे खत्म हो चुके हैं। हम कुछ सवाल लेंगे ऑडियंसेस के। तो मैं सवाल को फ्लैश करूंगा स्क्रीन पर। अब मैं जस्ट मुझे दीजिएगा 30 सेकंड, ताकि मैं उसको एक बार फिल्टर कर लूँ। जी। ओके, ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। ये सॉरी, दिस वन। ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। ये पूछा है आदित्य धोपतेकर जी ने। वेरी गुड टॉक, बहुत ही अच्छी बातें हुई है। प्लीज कुड वी हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मिलिट्री जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऑक्यूपाइड जम्मू एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर vis-a-vis द बालाकोट। देखिए, देयर इज़, दर्शकों को मैं ये भी आपके माध्यम से बताऊँगा कि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, जम्मू कश्मीर की जो स्टेट थी उसके 3 मेजर हिस्से थे। एक लद्दाख सबसे बड़ा था, सबसे छोटा कश्मीर, और बीच में कश्मीर से बड़ा, लद्दाख से छोटा, ज्योग्राफिकली जम्मू। करते थे 3 बड़े-बड़े पहाड़। कश्मीर और लद्दाख के बीच में ग्रेट हिमालयन रेंज है, और जम्मू और कश्मीर के बीच में पीर पंजाल रेंज है। जो इलाका पाकिस्तान ने 47 में धोखे से कैप्चर किया, और जब जब सीज़ फायर करवा लिया गया गलत टाइम पे, हम उनको खदेड़ नहीं पाए पूरा, वो इलाका, उसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, कश्मीर नहीं। बिकॉज़ कश्मीर अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो कश्मीर में एक, जैसे झेलम बहता है पाकिस्तान की तरफ, तो एक टाउन आता है बारामूला। बारामूला को टेक्निकली कश्मीर का एंड माना जाता है। उसके आगे जो एरिया है उरी तक जो हमारे पास है, वो पहाड़ी बेल्ट है। उनका बोलचाल, उनका रिलीजन, उनका शादी ब्याह का तरीका वो टोटली डिफरेंट है। तो ये जो उरी की बेल्ट है,
और उसके साथ मुजफ्फराबाद जो भी पाकिस्तान में है, थिथवाल जो पाकिस्तान के पास है, ये सारा जो इलाका है पहाड़ी है। तो बेसिकली अगर आप इस डेमोग्राफी को देखेंगे तो कश्मीरी एथनिसिटी एक है कश्मीर में, जम्मू में डोगरा एथनिसिटी है जो कि जम्मू और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में है, लेकिन अलोंग द बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ जो इलाका, जिसमें कुछ इलाका पाकिस्तान के पास है, कुछ हमारे पास है, वो जो बेल्ट है, जो कि आप ये मान के चलिए नौशहरा एक जगह है, वहां से ऊपर जाएंगे आप रजौरी, पुंछ, फिर पीर पंजाल क्रॉस करेंगे तो उरी, और उसके आगे थिथवाल, और उसके आगे गुरेज जो कि नीलम वैली में है, कृष्णगंगा वैली में, ये सारा बेल्ट जो है पहाड़ी बेल्ट है। ये जो पहाड़ी बेल्ट का हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है, उसके में कश्मीर का कोई भी हिस्सा नहीं है, 1 इंच भी नहीं है। सो जो भी हिस्सा है वो, और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका सब मिला के सारा हम उसको पीओजे के ही कहते हैं। पाकिस्तान उसने क्या किया, उसने एक बड़ा ही चाल चलने के बाद कश्मीर को पीओजे के हिस्से के 2 टुकड़े कर दिए। नीचे वाले हिस्से को वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, और ऊपर वाले हिस्से को गिलगित बल्तिस्तान को नॉर्दर्न एरियाज कहते हैं। एज इंडियंस हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हम पूरे इलाके को पीओजे के कहते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का है, और नीचे वाला जो इलाका है वो पलंदरी, पुंछ, वो इलाका है। बालाकोट के बारे में इन्होंने पूछा, तो एक बालाकोट पुंछ के सामने है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, वहां पिछले 3-4 दिन से फायरिंग चल रही है। ये है पीओजेके का बालाकोट। और ये जो दूसरा बालाकोट है, ये केपीके, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, जिसपे स्ट्राइक की गई थी। वो जो बालाकोट है, वहां पे जैश ए मोहम्मद का बहुत बड़ा गढ़ है, और वहां पे एक सेमिनरी है जिसपे लोग ट्रेन होके अफगानिस्तान में भी जिहाद करते रहे और कश्मीर में भी आते रहे। तो वो जो बालाकोट जिसपे अटैक हुआ था, वो पहले मैंने मेंशन किया था, वो पाकिस्तान, प्रॉपर पाकिस्तान का अपना हिस्सा है। और दूसरा बालाकोट जो छोटे वाला बालाकोट है, वो पुंछ के सामने है, पीओजे का हिस्सा है। जी, बहुत धन्यवाद। एक और सवाल जो काफी इंटरेस्टिंग है वो है, while army keeps nation first, often police in general is more career oriented. What can level out these differences between the two? I think अग्निवीर एक अच्छा इसका, आप इस बारे में बताएंगे। हाँ, एक तो है, चलो अग्निवीर वहां से निकलेंगे, पुलिस में जाएंगे तो कुछ, बट ओवरऑल मेरा अपना, मैं इसके बारे में बड़ी बार बोल चुका हूँ कि आप देश देश को कौन चलाता है? देश को चलाता है ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि पॉलिटिशियंस आते हैं जाते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की, तो ब्यूरोक्रेट्स ही हमारे देश को रन करते हैं, वो एक फैक्ट है। अच्छा है बुरा है वो अलग कहानी है। उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको बेसिकली रट्टा मारने की क्षमता होनी चाहिए, प्लस एनालिसिस आप करते हो। ऑफ कोर्स एनालिटिक कैपेबिलिटी होती है तो भी आप आईएएस का इंटरव्यू क्लियर करते हो, वो मानता हूँ। लेकिन आपके दिल में क्या है? क्या आपके सपना है करोड़ों रुपया कमाना? क्या आपका आइडिया है कि मैं अपने देश के सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करूंगा? क्योंकि वाशिंगटन में ये बोला जाता था पहले कि जो इंडियन गवर्नमेंट की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जो टॉप मोस्ट सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, उसमें क्या डिसीजन होते हैं और 10 मिनट के बाद वाशिंगटन में पता होते हैं। क्योंकि जब ब्यूरोक्रेट्स के सारे बच्चे अमेरिका वीजा देता है, स्कॉलरशिप देता है, तो आप समझ सकते हैं। इसके लिए मेरा ये मानना है कि चाहे आप आर्मी में आ रहे हो, चाहे आईपीएस पुलिस में जा रहे हो, चाहे आप आईएएस में जा रहे हो, आप सबको आर्मी का जो एसएसबी है, साइकोमेट्रिक एनालिसिस, वो टेस्ट पहले तो कंपलसरी होना चाहिए। क्योंकि साइकोमेट्रिक एनालिसिस वो आपकी उस चीज को डिग आउट करता है जो दिखती नहीं है। मैं भी स्माइल कर रहा हूँ, आप स्माइल कर रहे हो, है ना? लेकिन हो सकता है आप सोच रहे होंगे वो ये तो 1 घंटे से ऊपर होगी पॉडकास्ट, और मैं सोच रहा हूँ पता नहीं मेरा वीडियो क्लियर जा रहा नहीं जा रहा, तो वो चेहरे पे तो नहीं आ रहा, तो वो ढूंढ लेता है। तो आपको पहले तो ये करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिस में, आर्मी में, जैसे आर्मी में यकीन के वो लोग जाते हैं जो एक मिनिमम एक इंटीग्रिटी का स्टैंडर्ड क्वालिफाई करते हैं। ये नहीं कि आर्मी में करप्शन नहीं होती, हाई लेवल पे हुई है मैं जानता हूँ, लेकिन अब 95% या 99% लोग, मैं मतलब वॉच कर सकता हूँ कि 99% हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स करप्ट नहीं है, वेर एज बाहर उल्टा है। तो ये इसलिए है कि आपने एक एग्जाम बना दिया जिसमें किताबें पढ़ो और थोड़ा सा अपना एनालिटिक माइंड है, और थोड़ी सी और भी इन्फ्लुएंस के साथ क्लियर होते हो, वो एक तरीका है। दूसरा यह है कि इंडोनेशिया में एक फॉलो होता था, अभी उनका भी चेंज हो रहा है, कि यहाँ की ट्रेनिंग इकट्ठी होती थी, आर्मी और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ट्रेनिंग इकट्ठी 1 साल।
तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की डिफिकल्टी, एक दूसरे का काम करने का तरीका समझने के बाद फिर आप स्पेशलाइज कर रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव वाला एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज में चला गया, पुलिस वाला पुलिस में चला गया, और आर्मी वाला अपनी हार्डकोर आर्मी ट्रेनिंग में चला गया। लेकिन जो पहला आपका बेस बना, जो आप कह रहे हो डिफरेंसेस जो दो आते हैं, वो 1 साल में आप तीनों सर्विसेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज इंडिया में चल रही हैं, आईएएस है, आईपीएस है, और फिर फोर्सेज है, तो इनको आप एक लेवल पे तभी ला सकते हो। उनको आप ट्रेन इकट्ठा करो, सबसे पहले उनको सिलेक्ट इकट्ठा करो सेम प्रोसेस के साथ, फिर आप उनको ट्रेन इकट्ठा करो, और फिर उनको अपने अपने एरिया में, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर में स्पेशलाइज करना है, हमें हार्ड फाइटिंग में स्पेशलाइज, एडमिनिस्ट्रेशन वालों को एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशलाइज करना है। तो वैसे करने से, ये जो आपका क्वेश्चन है डॉक्टर साहब का, मेरे को लगता है कि वही इसका आंसर। मैं इसके बारे में काफी बात कर चुका हूँ। अब गवर्नमेंट का डिसीजन है, कभी लेंगे वो उनका ही है। जी जी, इसी के बारे में एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट था कि जैसे कि सिंगापुर में इन्होंने बताया कि सिंगापुर में क्या होता है कि सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए मिलिट्री सर्विस है वो मैंडेटरी होती है, और वहीं से वो सारे निकलते हैं। तो अब ये तो शायद भारत में संभव नहीं है, पर क्या एनसीसी को और फंडिंग देकर और रिसोर्सेज देकर उसको, क्या वो एक ऐसे ऑल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है जहां पर एनसीसी और सशक्त हो, ताकि वो और बच्चों को ट्रेनिंग दे पाए, उनको बता पाए कि हाउ टू बी डिसिप्लिन इन लाइफ, वो चीज। जी बिल्कुल। देखिए, अग्निवीर एक एक अग्निवीर भी इसका एक मिनी वर्जन है, जहाँ पे सारे तो नहीं, जैसे आपने कहा इंडिया में पॉसिबल नहीं है, पर काफी सारे लोग जो फौज में आएंगे और फिर बाहर में कुछ और काम धंधे में लग जाएंगे, वो है। एनसीसी एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन उसमें फिर पॉलिटिक्स आ जाती है, बिकॉज उसकी फंडिंग 50% गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 50% स्टेट गवर्नमेंट देती है। और जहां जहां पे एनसीसी अच्छा नहीं कर रही है, उसका रीजन आप देखेंगे तो ये कि स्टेट ने अपना बजट नहीं दिया, तो उसकी पॉलिसी को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। एनसीसी बहुत अच्छा टूल है यंग माइंड्स को एक राष्ट्रवाद धारे पर डालने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट, किसी ज़माने में आर्मी में एंट्री के लिए आपको रिटन टेस्ट माफ होता था। इस तरीके का एक प्रोविज़न, उस तरीके की इंसेंटिव अगर होगा, तो उससे और बच्चे वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। एनसीसी स्कूलों में मैंडेट बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी स्पोर्ट्स अपने मैंडेट की हैं। अब खेलो इंडिया के अंदर हर स्कूल में खेलने का कंपल्सरी कर दिया गया है, फिजिकल एजुकेशन के तौर, तो ये भी हो सकता है, और ये होना भी चाहिए। बट इसमें फंडिंग और स्ट्रीमलाइनिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट अच्छा है। सारे इंडियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग, शायद हम बहुत बड़े हैं, नहीं हो पाए, बट 50% भी हो गए, 30% भी हो गए तो बहुत है। आज क्या है, आप परसेंटेज में देखो ना, आप कितने हैं। 1.4 बिलियन देश में 15 लाख फौज है सारी मिला के, तो पुलिस वगैरह लेस वगैरह देन वन सारे जोड़ परसेंट जाड़, या लेस सो देन वन अगर आप परसेंट होगा। या इसको आप, अगर आप 10%, 15% तक ले आए, तो बदल जाएगा देश का लुक, नो डाउट्स। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, आई थिंक उस पे थोड़ा-सा और काम करके अगर इस पर थोड़ा-सा काम किया जाए, तो आई थिंक बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। जी अच्छा, ये हमारा आखिरी सवाल लेंगे। मुझे पता है कि आपका थोड़ा लेट हो रहा है, तो मैं एक और सवाल लेके इसको एंड करूँगा। आई डोंट वांट टू कीप यू ऑक्यूपाइड, इट्स ऑलरेडी 9:30, सो अपॉलजीज़ फॉर दिस। नो नो, इट्स ओके, अ, इट्स ऑल। या तो ये हमारा और दर्शकों से ये अनुरोध है कि हम एक बार फिर से कर्नल रायना को बुलाएंगे, उनकी जो किताब है उनको लेकर पढ़ेंगे और उस पर बात करेंगे। तो उस पर आप कुछ और सवाल, बहुत से सवाल ऐसे आए थे जो इससे रिलेवेंट नहीं थे, इसलिए मैंने उसको नहीं लिए। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो रिलेवेंट सवाल है इस विषय के बारे में, हम मैं वही लूंगा। तो बाकी जो सवाल हैं वो शायद मैं बाद में ले लूंगा, जब फिर रायना आएंगे हमारे साथ, कर्नल रायना, और उनसे बातचीत होगी। तो उसके लिए क्षमा। अच्छा, ये आखिरी सवाल है हमारा। ये पूछा है शॉपतोर्शी ने, सर व्हाट आर योर ऑब्जर्विंग आल्सो विथ रिगार्ड्स टू क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट जम्मू स्टेट अवे फ्रॉम द हेजेमोनिक कश्मीर, कॉज इट सीम्स द पॉलिटिशियंस आर येट टू रियलाइज द जस्ट डिमांड। मैं ये इसलिए पूछा, सवाल लिया, दो चीजें हैं इस पे कि आप जम्मू से हैं, और आपने दो तीन किताबें लिखी हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर ही, ऑन इट्स हिस्ट्री। तो ये सवाल है उनका। जी, मैं जम्मू से हूँ, और मेरी जो, ये जो मेरे पीछे डिस्प्ले 29th बुक है, उसमें मेरी सारी बुक्स जेएंडके पे ही हैं, कुछ 3-4 को छोड़ के। कोई मिलिट्री पे है, कोई इंसर्जेंसी पे है। ये डिमांड हम लोग काफ़ी देर से कर रहे हैं। बिल्कुल, दिल्ली में एक माइंडसेट डाल दिया गया है जिसको दुलत डॉक्ट्रिन कहते हैं,
जिसमें उनको ये बताया गया कि जम्मू को अलग करोगे तो कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। तो मैं आपके इस माध्यम से लोगों को, अपने राष्ट्रवादी लोगों को और सरकार को ये सुन रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकली पिछले 30 साल से कश्मीर प्योर मुस्लिम एरिया है। उसमें से पंडितों को निकाल दिया गया है और आर्मी को अगर आप नहीं गिनते हो, नेचुरली आर्मी आती जाती है, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उसमें 99.9% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो क्या वो अपने हाथ से निकल गया? क्या मिजोरम जिसमें 95% क्रिश्चियन है, क्या वो हाथ से निकल गया? ऐसे नहीं होता। आपने क्या कर रखा है कि जम्मू कश्मीर को जोड़ के एक अननेचुरल सा एक आपने अलियांस बनाया। जम्मू और कश्मीर में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना लैंग्वेज, ना कल्चर, ना फेथ, ना हमारी शादी ब्याह होते हैं आपस में, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रूल हमेशा कश्मीर वाले करते हैं, क्योंकि आपने कम पॉपुलेशन को इन्फ्लेट करके, वहाँ की सरकारों ने पॉपुलेशन ज़्यादा दिखा के, और ये सबको पता है, ये तो बीजेपी की मैनिफेस्टो में था कि 2011 का जो सेंसस किया था स्टेट गवर्नमेंट ने, वो फ्रॉड था। मैं तो कहता हूँ 2011 छोड़ो, आप 1981 से शुरू करो। तो कम लोगों की और सबसे छोटा इलाका, जब जे स्टेट थी ना पूरी, तो 18% टेरिटरी कश्मीर के अंडर आती थी, जिसमें पहाड़ी बेल्ट इंक्लूडेड है। अगर आप कश्मीर देखेंगे आज की डेट में, आज देखो लद्दाख वहां से निकल चुका है तो 35% है, लेकिन कश्मीर वैली जो प्रॉपर कश्मीरी जो टेक्निकल एरिया, वो अगर आप देखोगे ना आप, तो वो तो कुल मिला के 12% भी नहीं है। तो वहां को आपने इतना पावरफुल कर दिया, वहां इतनी सीट्स दे दी और उनको इतना अपीज किया, खुश कर रखे कुछ हो ना जाए, कि उसने उन्होंने पहले लद्दाखियों को भी रगड़ा और हमें भी रगड़ा। लद्दाखियों की तो जान छूट गई। और जम्मू जो कि नेशनलिस्ट एरिया है, जहाँ की फौजी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसने हर कुछ सहा है। पहले पंजाब में टेररिज्म स्टार्ट हुआ तो जम्मू को उसकी आग का सेक लगा। फिर कश्मीर में हुआ, कश्मीर में अपना इंटरनेट बंद करना है तो जम्मू का भी बंद कर दो, क्योंकि कश्मीरी नाराज हो जाएंगे। ये सोच थी कि ये गोली चली कश्मीर में, कर्फ्यू लग गया जम्मू में बिना मतलब के, ना लेना ना देना। इस सरकार ने आके कुछ तो चेंजेस किए हैं, लेकिन अभी हम बहुत दूर हैं। और ये जो डॉक्टर साहब ने लिखा है नीचे, जम्मू प्रदेश सेपरेट जम्मू प्रदेश विदाउट जम्मू एंड कश्मीर टुगेदर एज स्टेट, या सेपरेट जम्मू प्रदेश को आप अलग कर दीजिए, आप उसको स्टेट बनाइए, यूटी बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कश्मीर को आप अलग कर दीजिए। और मैं तो कहता हूँ पहाड़ी बेल्ट जो हमारे बॉर्डर के साथ साथ है, उसको भी अलग कर दीजिए, ताकि जो कश्मीर की प्रॉक्सिमिटी है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ, पीओजे के, जहाँ से पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स हैं, उसके और बीच में एक पहाड़ी बेल्ट जो कि नेशनलिस्ट बेल्ट है, मगर वो आज नेशनलिस्ट बेल्ट क्या की कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, तो उसमें उनका इन्फ्लुएंस है। उनसे दूर करके और यूटी बना दीजिए अब 2-3 कश्मीरी पंडित को आपने होमलैंड देनी है। और उसमें भी मैं उनको कहता हूँ कि आप उन पे कोई ज़्यादा दया मत कीजिए। उनके पास जितनी लैंड होल्डिंग है, जब वो माइग्रेट किए थे तो उनके पास 70,000 एकड़ के आसपास कश्मीर में जगह थी। आप 35,000 एकड़ दे दो अलग से, लेकिन वो एक चार दीवारी के अंदर मत रखिए, उनको बसाइए गवर्नमेंट लैंड के ऊपर। उनकी पूरी जमीन ले लो आप कागजों में, उसके बदले में आप एक जगह दे दो उनको, ताकि वो सारे इकट्ठे रह सकें। और लेट देम मूव आउट, फिर जाएं श्रीनगर, जाएं घूमें फिरें, शाम को घर वापस आ जाएं। उनको घेराबंदी करके चारदीवारी में रख के फौज लगाए कब तक? वो अगर वहां आप उनको बसाना चाहते हो कश्मीर में, जो कि उनका हक बनता है, वो उनकी लैंड है, तो आपने उनको फ्री सिटीजन की तरह रखना है, लूज सिक्योरिटी की तरह। जैसे आप लोग रह रहे हो, कहीं दिल्ली में लोग रहते हैं तो थाना है, एजेंसीज है। बट हाँ, जम्मू अलग होना चाहिए उसका। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में लिख रहे हैं, ओपिनियन भी है। कुछ बेवकूफ़ आज भी जम्मू में कह रहे हैं जम्मू का स्टेटहुड रिस्टोर कर दो। आप देखिए, ये हमारी बहुत बड़ी एक नासमझी वाली बात है। अगर जम्मू जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड देंगे आप, तो 370 हटाने के बाद जो जो पॉजिटिव स्टेप लिए गए, वो सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे। तो हमें कोई जम्मू कश्मीर स्टेटहुड नहीं चाहिए, हमें जम्मू प्रदेश चाहिए। कश्मीर कैन हैव देयर ओन स्टेट और यूटी, वट जो करना करो। और हमारा कल्चर जैसे लिखा है हिमाचल पंजाब से मिलता है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें उनके साथ मिलाओ। वो बड़ी हिमाचल बड़ी अच्छी स्टेट है, उनको क्यों दुखी करना चाहते हो? जैसे है वैसे उनको रहने दीजिए, हमें आप अलग कर दीजिए। बाकी एक ही देश के अंदर स्टेट्स हैं, क्या फर्क पड़ता है? हम जम्मू हिमाचल नहीं जाते, या हिमाचल वाले हमारे पास नहीं आते जा। तो दिस इज हाउ आई लुक एट इट। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये आखिरी सवाल लूंगा, उसके बाद क्योंकि ये रिलेटेड है कि एनसीसी वर्सेस स्काउट्स वर्सेस गाइड्स इन स्कूल, इसमें क्या फर्क है? मतलब अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो। देखिए, एनसीसी है, स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, फिर एनएसएस भी है। तो ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा एनसीसी का काम मिलिट्री टाइप ट्रेनिंग है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। एनएसएस का जो है वो सोशल सोशल वर्क पे ज़्यादा होता है। स्काउट्स एंड गाइड का एडवेंचर और उसका होता है। ये
कौन सा स्कूल कौन से प्रोग्राम को कंफर्टेबली चलाता है उस पे है। बेसिक तीनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली ये बच्चों में लीडरशिप पैदा करते हैं तीनों, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड्स। ये बच्चों को सिखाते हैं कि कभी इमरजेंसी पड़ गई तो कैसे निपटना है, कैसे आपको ठंडा दिमाग रखना है। तो बचपन की ये ग्रास रूट लेवल की लीडरशिप पे काम करते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसी का भी इन तीनों में से किसी भी का हिस्सा बनते हैं। इनफैक्ट अभी लोगों को पसंद नहीं आएगा, मैं तो शाखा में कभी गया नहीं आरएसएस की, लेकिन हम जब छोटे थे तो हम बाहर से देखते थे वो क्या करते हैं। तो वहां भी आप देखो शाखा के अंदर जो चलता था प्रोग्राम, उसमें बच्चों को लीडरशिप ही सिखाई जाती थी। किसी ने उनको नहीं कहा कि तुम जाके कोई मस्जिद तोड़ो, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना नहीं शाखा के अंदर। बिकॉज हमारे स्कूल के बगल में होती थी, तो हम शाम को खेलते थे तो पीछे वाले ग्राउंड में उनका उनका अपना जो ग्राउंड था उसमें चल रही होती थी। हम बड़े संस्कृत बड़ी अच्छी लगती थी सुनने में, अपना गेम वेम खेल के अंधेरा होते टाइम देखते थे वो क्या हो रहा है अंदर। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका बेसिक एम ये है कि बच्चों में लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने का की तैयारी की जाए। तो दे आर ऑल गुड, कोई अच्छा या बुरा नहीं है इनमें से। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं शाखा गया हूँ, तो मुझे पता है क्या होता है। ओके। तो बस तो हमारा ये कार्यक्रम आज यही खत्म करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका मैंने 15 मिनट ज़्यादा ले लिए, इसके लिए क्षमा। हम लोग 1 घंटे का प्रोग्राम था, तो 1 घंटा 15 मिनट हो गए हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। और हमारा जो संस्था है, उसका नाम है हाँ, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है राष्ट्रीय सनातन संगठन। हम लोग सोशल सर्विस पे काम करते हैं। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा चैनल का नाम यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है। तो अगर आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कर्नल रैना को मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि हम आपकी किताब पढ़ेंगे, तो उस पर आपको हम इनवाइट करेंगे उस पर बात करने के लिए। तो आप किसी समय समय दें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम एक बेटर नेटवर्क जो कि मेरा यूजुअल जगह है वहां से होगा, तो ये डिस्टरबेंस जो आज आई है वो होपफुली नहीं होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भारत फर्स्ट यही दिमाग में रहे हम सबके, और हम उन्नति करें, यही एम है। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।